आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो बेसिकली डील करता है क्लाइमेट से, और ये बिगनिंग है क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर्स की। इंडिया का ओवरऑल या ब्रॉड रीजन्स का एक बार ओवरऑल क्लाइमेट एक जगह लूं कि क्या तरीके का वेदर होगा, तो वेदर नहीं बोलेंगे हम उसको। हो सकता है अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही हो, थोड़ी देर तक बहुत तेज बारिश हो जाए, और रात को देखो तो बड़ी फॉग हो गई। अर्थ को जो आप शेप देखते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड उसकी शेप है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रही है, ये सब बढ़ रही है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना परसेंट नॉर्मली होता है। वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो इक्वेटर में ज्यादा है। सरफेस लेवल फिनोमेना से थोड़ा सा ऊपर जाते रहो, एक लेवल के बाद आके आप देखते हो, रियलाइज करते हो कि वाटर वेपर की तादाद कम होती रहती है। तो दैट इज वाई, बट ये जो ओजोन की लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होती है, जो एक हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करती है, हमको फिल्टर कर देती है, एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। हम लोगों ने अभी लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव वगैरह वगैरह बातें करी। इसी चीज में क्या इंपॉर्टेंट है। Hello aspirants, welcome to PW Only IAS. I am here Harpreet Singh with another lecture from the Physical Geography series. आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो बेसिकली डील करता है क्लाइमेट से, और ये बिगनिंग है क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर्स की। इसमें भी हमारे 3 लेक्चर्स होंगे मेजर। वील बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द इंट्रिकेसीज दैट आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर यूनिट। अब ध्यान से सुनिए। सिमिलरली जैसे मैंने पिछली बार आपको क्लास में बताया था कि जो जो लेक्चर में कराया जा रहा है उसको नोट करिए। हर चीज हैंड ड्रॉन है, सारे मैप्स, सारे डायग्राम, सारा कंटेंट आपके लिए हैंड रिटन है, इसलिए आपको समझने में भी आसानी मिलेगी, डायग्राम्स बनाने में भी आसानी मिलेगी, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी मिलेगी। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। जो नोट्स आप बनाना चाहते हैं, प्लीज प्रॉपर A4 शीट ले लीजिए या ब्लैंक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें अपने नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको एक फील आए जैसे यूपीएससी के पेपर्स होते हैं। Let us begin with today's lecture with climatology part 1. This is my QR code. इस QR कोड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम अकाउंट का है। इससे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड PDFs, नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, एंड सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस इन जनरल, और सिविल सर्विसेज के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है इसको सब्सक्राइब करके। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं या कभी वेदर का वर्ड लेते हैं या कभी क्लाइमेट वर्ड लेते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना भी कि दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे समझ लेते हैं एक चीज। मैं अगर किसी एक जगह में रह रहा हूं, लेट अस अज्यूम मेरा घर देहरादून में है। अब देहरादून के अंदर आप रियलाइज करते हैं डे टू डे वेदर चेंजेस, डे टू डे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे सर्दी, कभी गर्मी, कभी सर्दी के टाइम पे सनरेज भी आ रही हैं। थोड़े दिन के बाद देखा कि एकदम कुछ और चेंजेस हो गए, उसी दिन देखा कुछ और बारिश आ गई। तो ये क्या डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इंडिया का ओवरऑल या ब्रॉड रीजन्स का एक बार ओवरऑल क्लाइमेट एक जगह लूं कि क्या तरीके का वेदर होगा, तो वेदर नहीं बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट, जो कि एक बड़े एरिया में लॉन्ग पीरियड में जो हम एनालाइज करते हैं। जैसे इंडिया को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का नाम दे देते हैं, क्यों? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं। यस, इसीलिए याद रखिएगा, जब मैं वेदर की बात करता हूं तो ये शॉर्ट टर्म की बात है, वेरी शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। व्हाई? एक ही जगह में आप देखोगे एक पर्टिकुलर मोमेंट में, इस पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके की एटमॉस्फेयर की स्टेट है। हो सकता है अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही हो, थोड़ी देर तक बहुत तेज बारिश हो जाए, और रात को देखो तो बड़ी फॉग हो गई। यस, इट इंक्लूड्स डे टू डे चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड। यानी कि हर कुछ कुछ घंटे में आपके बदलाव हो रहे हैं। ह्यूमिडिटी में बदलाव हो सकता है, रेनफॉल में, उसी तरीके से विंड के डायरेक्शंस मूव कर सकते हैं। तो ये क्या है? वेदर। वेदर इज डे टू डे चेंजेस इन सारे अलग 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 पैरामीटर्स के अंदर, और ये शॉर्ट टर्म है कि दिन डे टू डे क्या होता है, शॉर्ट टर्म ही हो गया। अब इस चीज को मैं बहुत बड़े लेवल में लेता हूं। बड़े लेवल में देखिए, लॉन्ग टर्म एवरेज pattern of weather conditions over a large area usually studied for 30 years or more। अब देखिए, समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला देहरादून में मैं रह रहा हूं और दिन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि मैं वेदर कंडीशंस के बारे तरह बोल सकता हूं। बट अगर मैं यही चीज बोलूं कि पिछले 20-30 साल से हम अगर एनालाइज करें उस वेदर स्टेट को ओवरऑल एवरेज लेके, तो क्या आउटकम होगा, उसको बोलेंगे हम क्लाइमेट। ठीक है, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न, लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर। यानी कि डे टू डे चेंजेस को वेदर बोल दिया, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में ओवरऑल किस तरीके की वेदर कंडीशंस होती हैं उसको हम बोल देंगे क्लाइमेट। तो प्लीज फटाफट सबके सब नोट कर लीजिए इसको क्विकली। चलिए, डन एवरीबॉडी, चलते हैं। अब इसी चीज को मैं 2 मिनट के लिए डिफरेंस के फॉर्म में देख लेता हूं।
अब देखिए, जो चीज हमने स्टेटमेंट पढ़ा, ये जो 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये उसका पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देंगे। अगर मैं ड्यूरेशन देखूं तो वेदर में आप देखोगे शॉर्ट टर्म डे टू डे चेंजेस की बात हो रही है। क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म एवरेज 30 ईयर्स से ज्यादा का एक जगह का हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उससे हमें एक ट्रेंड पता लग जाता है कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। जब ये बहुत लेवल में चेंज हो रहा होता है तो हम उसको क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं। एरिया स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया है। स्मॉल एरिया के बाद आप देखेंगे क्लाइमेट जो है वो लार्ज एरिया है। क्लियर? चेंजेबिलिटी अगर देखोगे रैपिडली चेंजिंग, ये चेंजेस स्लोली। ये देखोगे ब्रांच जो है इसका मेट्रोलॉजी है, इसकी ब्रांच जो है वो क्लाइमेटोलॉजी है। क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज देख लीजिए, नोट कर लीजिए एवरीबॉडी, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, डन, लेट्स मूव अहेड। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? देखो, एक ऐसा वर्ड है जो हम हर रोज सुनते रहते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है वगैरह वगैरह। देखो, सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में से एक है, अगर आपको क्लाइमेट पढ़ना है, इसमें बिफोर वी गो ऑन टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जब हम आगे आगे जाएंगे जिसमें हम टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्रंट फॉर्मेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले यह जरूरी है पढ़ना या समझना कि एटमॉस्फेयर क्या है। क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर का एक ब्रीफ आइडिया पढ़ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन, देन वी आर एबल टू एनालाइज फ्यूचर। फटाफट हेडिंग डालिए सबके सब, एटमॉस्फेयर, क्विकली क्विकली। देखिए, एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ है। अर्थ को क्या सराउंड कर रहा है? कुछ ना कुछ सराउंड कर रहा है। अब अर्थ को जो सराउंड कर रहा है वो एक तरीके से एक मिक्सचर है गैसेस का, उसके अंदर वाटर वेपर भी आ जाता है। एक चीज याद रखिएगा, वाटर वेपर हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर वेपर को आप कोई लिक्विड तरीके का मत समझो, पहली बात, इट इज अ गैस। सो कहीं आप सोचो कि वाटर वेपर को आप एसोसिएट करिए कि एक लिक्विडिटी प्रेजेंट है या गीलापन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है। वाटर वेपर बेसिकली रेफर्स टू अ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, like any other gas which we see here. Clear? So atmosphere is a mixture of gases, water vapor and dust particles surrounding the earth. अब आप देखिए, डस्ट जो है वो सिर्फ अर्थ से जो आपकी एक्टिविटीज अलग अलग हो रही होती हैं, चाहे वो वोल्केनिक एक्टिविटीज हो जो कि नेचुरल है, या आपके पोल्यूशन के द्वारा जो डस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी हो सकता है। उसके अलावा आप रियलाइज करते हैं कि बहुत सारे और डस्ट पार्टिकल्स कॉस्मिक वर्ल्ड में घूम रहे हैं, मीटियोर्स, मेटेरॉइड्स की वजह से भी आप रियलाइज करते हैं एटमॉस्फेयर के जब वो एंटर करते हैं अंदर, तो बहुत सारी बर्निंग की वजह से भी डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। बहुत सारे इसके कारण हैं। So there can be natural reasons also and there can be artificial और anthropogenic reasons also. So बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है। So we realize gases हैं, we realize water vapor हैं, we realize dust particles हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। It is held by the Earth's gravitational force and rotates along with the Earth. अब क्या चीज है जो इस एयर वगैरह को या डस्ट पार्टिकल्स को एक एनवेलप की तरह घेर के रखा है अर्थ को? जैसे अगर मैं देखूं यहां पे, ये रहा आपका अर्थ। इस अर्थ के अगर आसपास ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो ये किस वजह से जुड़ा हुआ है इसके साथ, उसी जगह पे अटैच्ड है। ऐसा लग नहीं रहा अटैच्ड हो रखा है? क्यों है अटैच्ड? अब अर्थ मूव भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, यानी कि अपने एक्सिस में भी घूम रही है, और साथ ही साथ अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। उसके बावजूद भी, और स्पीड में भी कर रही है, इसके बावजूद भी ये इसके ऊपर एक एनवेलप आप देखोगे हमेशा है। क्यों है? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको एक तरीके से जकड़ के रखा हुआ है इसने। ठीक है? सो देखिए, इट इज हेल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रोटेट्स अलोंग द अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट चीज देख लीजिए, air is an integral part of the earth's mass and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers from the earth's surface. अब देखो, air, पहली चीज याद रखिए, एयर और विंड में मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है? जब विंड बोलते हो आप, वो क्या? एयर इन मोशन। अब एयर जो है वो भी एक इंटेग्रल पार्ट है अर्थ के वेट का या मास का, और इसका जो टोटल मास है वो 99% जो है वो कन्फाइन है 32 किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो डेंसिटी कम भी होती रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाते हैं, तो कहने को तो ऊपर वाली लेयर्स में एग्जॉस्फेयर वगैरह हम बोलते हैं, बट उनका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ द अर्थ।
दैट इज वाई ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बहुत इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है, राइट? यहां पे वो चेंज कर देंगे, जैसे 99% की जगह बोलेंगे अबाउट 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ द जो एटमॉस्फेयर है वो कन्फाइन है 32 में, नहीं, क्लोज टू 99। अगर यूपीएससी में 99 98 भी पूछा गया उतना चलता है। हाइट ऑफ 32 की जगह 31 30 भी लिख दिया तो भी चलेगा, बट ये फिगर्स आपको याद होने चाहिए जो कि मैंने हाईलाइट करें। 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers from the Earth's surface. This is a very particular and an important statement asked in the PCS papers repeatedly and UPSC. चलिए, अब ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, बट हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं तो उसका एवोल्यूशन भी पढ़ लेंगे। देखिए, कई सारी स्टेजेस होती हैं। आप देखिए, जब हम लोगों ने बहुत सारे सोलर सिस्टम, अर्थ के फॉर्मेशन की थ्योरीज पढ़ी थी, तो आपको पता है कि किस तरीके से अर्थ फॉर्म हुआ था। पता है का मतलब होता है कि पॉसिबल रीजंस, वी हैव स्टडीड सो मेनी थ्योरीज। अगर आप बोले 100% एक कौन सी थ्योरी है, तो देयर आर मल्टीपल डिस्प्यूट्स ओवर इट, बट हमें एक आइडिया है कि अर्थ का फॉर्मेशन या सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की क्या क्या थ्योरीज हो सकती हैं। अब इसी चीज में आप रियलाइज करिए, बेस्ड ऑन दोस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम आगे लेके जाएं तो बोला जाता है इनिशियली जब अर्थ फॉर्म हुआ तो उसका जो एटमॉस्फेयर उस समय था, जब वो मॉल्टन स्टेट में था, बहुत ही टेम्परेचर थी, तो उस समय जो था उस एटमॉस्फेयर को बोला गया प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर यानी कि इनिशियल स्टेज, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। अब वो जो एटमॉस्फेयर था बेसिकली कंप्राइज करता था हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम द्वारा। अब हाइड्रोजन एंड हीलियम बोलोगे सर, हाइड्रोजन एंड हीलियम अगर फॉर्म जैसे सन में भी होता है तो ये गया कहां? देखिए, इनिशियली बोला क्या जाता है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम से सराउंडेड था अर्थ। अब आप जानते हैं कि अर्थ इज एन इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मतलब आप जानते हैं, अगर आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर की साइड में जो प्लैनेट्स हैं, जो कि आप मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स को जब देखते हैं, ये इनर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये अर्थ सन के नजदीक है, तो बोला यह जाता है कि सन की जो सोलर विंड्स आई, उस सोलर विंड ने इन सारी हाइड्रोजन हीलियम को एक तरीके से डिस्प्ले से उड़ा दिया, क्योंकि इतनी स्ट्रांग थी वो इनिशियली। लॉस ऑफ द प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू द सोलर विंड्स, यानी कि जो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट था वो सोलर विंड्स के द्वारा हटा दिया गया, मतलब इरेज हो गया, मतलब मूव हो गया, क्योंकि इतनी तेजी स्पीड से आई कि वो एटमॉस्फेयर भी वाइप आउट हो गया। अब सवाल आता है कि फिर अगर ये वाइप आउट हो गया तो अब का जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो कहां से आया? देखिए, डीगैसिंग। अब आप देखो, अर्थ भी उस समय एकदम मॉल्टन, बड़ी स्ट्रांग, हाई टेम्परेचर स्टेट में था। अब हाई टेम्परेचर स्टेट में था तो धीरे धीरे वो भी कूल होगा। उस कूलिंग के टाइम पे क्या हुआ? कूलिंग ऑफ द अर्थ रिलीज्ड वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैस अर्थ के अंदर से निकली, क्योंकि जब कूल होता है तो ऑब्वियसली गैस रिलीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। उसी के साथ साथ कई गैसेस और वाटर वेपर रिलीज हुआ। अब वाटर वेपर के साथ जो गैसेस रिलीज हुई, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और छोटा मोटा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वेरी मिनिमल। अब ये जो गैसेस रिलीज हुई, ये सारी की सारी अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का एनवेलप थोड़ा थोड़ा सा क्रिएट कर लिया, जैसे कि वाटर वेपर, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हो गया फॉर्म। अब इसके बाद अभी भी आप बोलोगे सर ये सारी गैसेस तो हमारे एटमॉस्फेयर जैसी नहीं है, इसमें काफी चेंज है, आज के टाइम में तो बहुत बदलाव आ चुका है। कंप्लीटली अग्री। अब चेंज कैसे हुआ ये याद रखिए। एक चीज और समझ लीजिए, जिस प्रोसेस से ये जो गैसेस निकली हैं अर्थ के अंदर से, इस प्रोसेस को डी गैसिंग बोलते हैं। डी गैसिंग मतलब गैस डी गैस, यानी कि गैस निकल जाना अर्थ से, ये डी गैसिंग। ये याद रखिएगा, यू कैन बी आस्क्ड दिस कॉन्सेप्ट, डी गैसिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब कोई प्रीलिम्स में दे कैन आस्क यू द रिलीज ऑफ द वेरियस गैसेस एंड वाटर वेपर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, उसमें से डी गैसिंग वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखिए फर्दर चेंजेस क्या हुए ताकि हम इस लेवल में पहुंचे। अब देखिए, कूलिंग होने लगी, कूलिंग के साथ साथ आप रियलाइज करते हैं गैसेस रिलीज हुई पिछले स्टेज में। इस स्टेज में देखिएगा, अब वाटर वेपर जो निकला था, आपने यहां देखा वाटर वेपर। अब आप देखिए, वाटर वेपर जो निकला है वो एक टाइम के बाद जब ऊपर होगा तरीके से कूल होगा, कूलिंग के बाद कंडेंसेशन वगैरह होगी, कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल भी होगी। इसलिए रेन वाटर फॉलिंग गॉट कलेक्टेड इनटू द डिप्रेशंस फॉर्मिंग ओशंस। अब आप देखिए, अर्थ को जो आप शेप देखते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड उसकी शेप है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था।
बट आप खुद सोचो 2 मिनट के लिए पैसिफिक ओशन को पानी सारा निकाल दो तो आपको लगेगा ना एक बहुत बड़ा डिप्रेशन सा, खड्डा सा है। इसलिए जो अर्थ की प्रॉपर शेप है, अगर मैं पानी निकाल दूं तो बहुत उबड़ खाबड़ सी है, पूरा गोला नहीं है वो। अब वो जो डिप्रेशंस हैं, वो बोला गया कि जब ये वाटर वेपर निकला, बाद में कंडेंस होकर जो बारिश हुई, वो बारिश ने ये जो खड्डे प्रेजेंट थे, जो डिप्रेशंस प्रेजेंट थे, जिसको हम आज ओशन बोल रहे हैं, वो उस पानी से फिल हुए। सो द रेन वाटर फॉलोइंग कलेक्टेड इनटू द डिप्रेशंस फॉर्मिंग ओशंस। यही तो ना, बड़े रीजन जो खड्डे हो रखे थे, उन खड्डों के अंदर पानी भर गया और ओशंस फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो यानी कि हम बोलते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ फॉर्म हुई, तो उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद आपका ओशन फॉर्म हो गया था। यानी कि इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे प्रोसेसेस जो आपके हुए हैं उन 500 मिलियन ईयर्स के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो ओशंस का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगैन टू इवॉल्व। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, अब आप जानते हैं, ड्यू टू वेरियस बहुत सारी इसकी फिनोमेना, थ्योरीज वगैरह भी हैं, लाइफ बिगिन हुई है पृथ्वी पे, और वो मेजरली कन्फाइंड कहां पर थी, ओशंस में। ठीक है, अब इनिशियली लाइफ वाज कन्फाइंड टू द ओशन। अब आप देखिए, ओशंस बिगैन टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब वो प्लांट बेस्ड लाइफ थी, अब वो प्लांट बेस्ड लाइफ थी जो प्लांट ने अपने साइड से ऑक्सीजन रिलीज करा। वो ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से जो आपके ओशंस थे उनके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा या परसेंटेज थी वो इंक्रीज होने लगी। एक टाइम के बाद ओशंस भी एक तरीके से हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज होने लगा एटमॉस्फेयर के अंदर। सो इवेंचुअली 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगैन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। अब इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होने लगा और वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी आने लगा। अब धीरे 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 करके फिर ऑक्सीजन की तादाद बढ़ी, एंड लेटर ऑन दैट इज व्हाई यू रियलाइज कि वो लाइफ जो पृथ्वी में जी सकती थी, वो सारे लोग भी धीरे 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 करके आते, फिर हम वो अलग चैप्टर में स्टडी करते हैं। सो दिस इज हाउ द एवोल्यूशन बेसिकली टुक प्लेस। प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत प्यारे से आपका सवाल पूछा जा सकता है। write the mechanism or write the formation of how did the atmosphere evolve or what is the formation of the atmosphere। उसी के साथ साथ अगर 15 नंबर का सवाल देना हो तो वो क्या बोल सकते हैं, give the origination of the atmosphere of the earth and also give the structure of the atmosphere at present। ये 15 नंबर का सवाल बन जाएगा, दे कैन कंबाइन टू कॉन्सेप्ट। सो प्लीज याद रखिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं। इन लॉलीपॉप क्वेश्चन में अगर आपने ये डायग्राम्स बनाया, एक्सप्लेन करा, बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपने अगर डायग्राम्स बना रखे हैं, एक्सप्लेनेशन डिसेंट दे रखा है, आपको नंबर मिलेंगे। एक चीज और, ज्योग्राफी में जो टीचर्स होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं आपके एग्जाम पेपर्स यूपीएससी में भी, उनको एक आदत होती है डायग्राम्स मैप्स को देखने की। क्योंकि देखिए, वो भी पिछले 30-40 ईयर से, या रिटायर भी हो गए तो पिछले 50 साल से उन लोगों को आदत है एकेडमिक पेपर्स को चेक करने की। अब यूनिवर्सिटीज टॉप टॉप जो इंडिया की हैं, उनमें भी वो डायग्राम्स वगैरह देखते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आप नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको नंबर नहीं देंगे। जैसे ये डायग्राम्स है, आपने देखा, हर चीज बहुत सिंपल फॉर्म में बनाया गया है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी R&D नहीं करनी है, सिंपल फॉर्म में बनाया गया है। सिंपल बनाइए, एक्सप्रेस करिए, रिप्रेजेंट करिए, और इससे आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आप सिंपल कहानी लिख कर आते हो, प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस, यू हैव टू बी टू द पॉइंट। इसमें जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपने देखा, टू द पॉइंट लिखा है, कोई इधर उधर की कहानियां नहीं लिखी जो आप लिखते हैं। अगर आप कहानियां लिखोगे तो आपका नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप एग्जामिनर को जबरदस्ती सेम चीज को डबल डबल सेंटेंसेस लिख के रीड करा रहे हो। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है अगर नंबर चाहिए यूपीएससी में। इट इज नॉट योर कॉलेज एग्जाम, याद रखिएगा ये। चलिए, अब आती है, अभी आपने क्या देखा, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन मतलब आज के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। हमने प्रेजेंट बोला था ना, गैसेस वगैरह के बारे में मेंशन करी थी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या पर्टिकुलर मैटर की बात करी थी, ये सारे इसके अंदर हैं, इसको पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये एक लाइन जो उठाई गई है, ये आपकी उठाई गई है एनसीईआरटी से। ये स्टेटमेंट आपका आ सकता है, जैसे कि ये पॉइंट लिखा, 3 पॉइंट लिख दिए, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस वगैरह, सही है। अब देखिए, अब ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जनरल कॉम्पोजिशन, ये तो एनसीईआरटी की रही लाइन। जनरल अगर देखोगे, कुछ परमानेंट गैसेस प्रेजेंट है, कुछ वेरिएबल गैसेस प्रेजेंट है, और पर्टिकुलेट मैटर, इनको हम एरोसोल्स के फॉर्म में भी ब्रॉड कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट और एरोसोल्स। अब आप देखिए, परमानेंट गैसेस, देखो, अब जो आपका एटमॉस्फेयर फाइनली है, बेस्ड ऑन लॉट ऑफ
phenomena that have taken place, lot of release of gases, lot of photosynthesis and वगैरह वगैरह, उसके बाद ये आपके सामने लिस्ट आती है। ये क्वेश्चन बार बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कौन सी कॉम्पोजिशन है, कौन से परसेंटेजेस हैं। पीसीएस का तो फेवरेट सवाल है, वो आपको अरेंज करने के लिए दे देगा, 3-4 गैस देगा, बोलेगा इसको अरेंज करो ऑर्डर में, ठीक है। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पे आपको निमोनिक भी दूंगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78.05%। ऑक्सीजन, अब एक चीज याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस है। ये वन ऑफ द रीजंस, इसीलिए समझ लीजिए आपके जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मल एयर नहीं भरी जाती, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। गाड़ियों में आज के टाइम में जितने आप पेट्रोल पंप में जाएंगे वहां पे नॉर्मल एयर के साथ एक नाइट्रोजन का भी फैसिलिटी प्रेजेंट होती है। क्यों? जब आप हाईवेज वगैरह में जो बहुत ज्यादा रन करते हैं गाड़ियों को, आप रियलाइज करते हैं कि नॉर्मल जो एयर होती है वो एक्सपैंड करती है और टायर फटने के चांस होते हैं, बट नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए जब अभी आप गाड़ी में ट्रैवल बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, खासकर एक्सप्रेसवेज, हाईवेज में, तो बेटर होगा कि आप नाइट्रोजन भरवाएं अपने गाड़ी में। सिमिलरली इसी वजह से आपके उसमें एरोप्लेन में भी नाइट्रोजन डलती है टायर्स में। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036%, नियॉन 0.02%, क्रिप्टॉन 0.001, हीलियम 0.00008%, जिनॉन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। अब आप देखो परसेंटेज ब्रीफली अगर मैं बोलूं तो एटलीस्ट ये 4 तो आपको याद होना ही चाहिए। किस वजह से? क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो आपको ओरली भी, इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, नहीं भी है तो भी आपने जनरल साइंस में, जनरल स्टडीज में पढ़ाई होता है, तो दे कैन आस्क यू सिंपल। अगर आपने ये जवाब नहीं दिया कि कितनी परसेंट है, तो फिर आपको एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। क्यों? जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रही है, ये सब बढ़ रही है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना परसेंट नॉर्मली होता है, जिसकी वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। दैट इज वाई एटलीस्ट टिल हियर यू शुड बी परफेक्ट विद द स्टार्ट्स, ये चारों के चारों। इसके नीचे अगेन मेरे ख्याल से नहीं भी पता हो तो भी, पर इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। अब ऑर्डर याद करने के लिए देख लीजिए, नॉटी ओल्ड आंटी कुक्स नाइस खीर हॉट एक्स्ट्रा हॉट। अब देख लो, नॉटी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आपका क्रिप्टन, आपका हीलियम, आपका जिनॉन, आपका हाइड्रोजन। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और है जो बार बार पूछा जाता है, हीलियम की मात्रा हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये याद रखिएगा। एक चीज जो हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे H और H है, हीलियम की तादाद या मात्रा हाइड्रोजन से ज्यादा है। दिस इज समथिंग यू शुड ऑल रिमेंबर, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये चीज क्लिक नहीं होती उस समय, ठीक है। ये रही परमानेंट गैसेस जो है। परमानेंट गैसेस का मतलब इनका अप्रोक्सीमेटली इतनी परसेंटेज रहती है। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे हो रहा है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज हो रही है, उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन जब होते हैं तो आप जानते हैं कितना क्लाइमेट चेंज आपको नजर आता है, ठीक है। सो दीज आर मोटा मोटा परमानेंट गैसेस। अब आता है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस में आप देखते हो थोड़ी बहुत वेरिएशन जो होती हैं, उसमें से काफी सारे हैं। एक हो गया वाटर वेपर। अब वाटर वेपर प्लीज याद रखिए, इट इज नोन एज वेपर इन द गैसियस स्टेट, इट इज इनविजिबल एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है। अगेन रिपीटिंग, डू नॉट टेक इट एज कि हवा के अंदर लिक्विडिटी प्रेजेंट है। इट इज लाइक अ गैस, लाइक एनी अदर गैस। सो डू नॉट एसोसिएट इट विद वेटनेस एंड ड्राइनेस, प्लीज, वेरी क्लियरली। ये एक स्टेटमेंट आप आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर्स में विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेटोलॉजी, बट यहां पे ये चीज याद रखिएगा, डू नॉट मेंशन with respect to कि ये that represents the wetness or dryness in the atmosphere. No, it is simply a gas. उसके जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से लेटस से सैचुरेशन लेवल पहुंचता है, जहां पर कंडेंसेशन होता है, वो अलग फिनोमेना है। अभी हम सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं जो कि वाटर वेपर है। इट्स कंसेंट्रेशन इन द एयर वेरीज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अब आप देखिएगा वार्म एंड मॉइस्ट ट्रॉपिक्स में, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा होता है, तो बाय डिफॉल्ट 4% के आसपास बाय वॉल्यूम होता है। और जो डेजर्ट रीजन या पोलर रीजन होता है, जो सप्लाई ऑफ वाटर वेपर या लेट अस से इवेपोरेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, बहुत कम होता है, तो 1% बाय वॉल्यूम है। यानी कि अगर मैं बोलूं वाटर वेपर जो है वो 1 से 4% की वेरिएशन में आपके रहता है एटमॉस्फेयर में। अब देखो, वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो इक्वेटर में ज्यादा है, इक्वेटर के पास ज्यादा है, वो रीजन में इवेपोरेशन भी ज्यादा है।
वहां पे कन्वेक्टिव एक्टिविटी भी ज्यादा है। बट इफ यू गो टू दी पोल्स, ये सब मिसिंग है वहां पे, इस वजह से वहां पे इक्वेटर से आप पोल्स जब जाते हैं तो वाटर वेपर की जो तादाद है वो कम हो जाती है। अब आगे, इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, नीचे वाले लेयर्स में आप याद रखिए, जैसे खासकर अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की ही बात करता हूं, अब ट्रोपोस्फेयर में भी आप रियलाइज करें दिस इज अ रीजन जहां पे आपको सारी वेदर कंडीशंस डे टू डे हो रही हैं वो एक्सपीरियंस होती हैं। अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वैसे भी ये सरफेस लेवल फिनोमेना से थोड़ा सा ऊपर जाते रहो, एक लेवल के बाद आके आप देखते हो, रियलाइज करते हो कि वाटर वेपर की तादाद कम होती रहती है। तो दैट इज वाई यहां पे एल्टीट्यूड बढ़ती रहेगी तो वाटर वेपर जितना प्रेजेंट है वो भी मिनिमल होता रहता है, ये कम होता रहता है। इट ऑब्जॉर्ब्स डस्ट, इट ऑब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। देखिए, वाटर वेपर की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसको कहते हैं इंसुलेशन, हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी ऑब्जर्व करता है। और एक रेडिएशन होता है जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब हीट अर्थ के सरफेस को हीट करती है तो बाद में वो रेडिएट भी होती है बाहर। जब वो रेडिएट होती है तो भी याद रखिए वाटर वेपर उस हीट को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है विद इन द सरफेस हमारे, ताकि हमारा जो अर्थ का जो ब्लैंकेट है वो थोड़ा वार्म रहे, यानी कि अर्थ वार्म रहे। यानी कि टेम्परेचर या बैलेंस मेंटेन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाटर वेपर का। It acts as a blanket, allowing the earth neither to become too hot nor too cold. So that means water vapor, that is why, is very very critical also. Clear? Next आता है मीथेन। अब मीथेन भी एक वेरिएबल गैस है। It is present in the atmosphere through natural processes and human activities. अब मीथेन जो है वो नेचुरल प्रोसेस से भी आती है। बहुत सारे लेट अस से अगर बोलोगे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, जियोलॉजिकल फिनोमेना बहुत सारे हो रहे हैं जिसकी वजह से मीथेन गैस रिलीज होती है। ऑन दी अदर हैंड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से रिलीज होती है। सो ये दोनों रीजंस की वजह से प्रेजेंट है, जो कि मैं भी बताऊंगा आपको। अब इट ऑब्जर्व्स स्पेसिफिक रेडिएशन वेवलेंथ कंट्रीब्यूटिंग टू रेगुलेटिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब ये देखिए, आप भी जानते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रेडिएशन जो आती हैं अर्थ में वो ऑब्जर्व करती है, तो याद रखिए वन ऑफ द रीजंस फॉर टेम्परेचर इंक्रीज आल्सो इज कंट्रीब्यूटेड टू मीथेन। तो यहाँ पे क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट, अब ज्यादा रिलीज होगा तो आप याद रखिए कि इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो नेचर। सो ये मीथेन का तादाद बढ़ना इज नॉट वेरी गुड ऑल्सो फॉर द एटमॉस्फेयर, जो कि अगेन एक ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज्यादा। क्लियर? अब देखिए, नेचुरल में जियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे वोल्केनो, वेटलैंड इलाकों से भी रिलीज होता है। रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउज वगैरह होती हैं वो भी रिलीज करती हैं। टर्माइट्स वगैरह ये भी रिलीज करते हैं। ह्यूमन में एग्रीकल्चर से भी रिलीज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान रिलीज होता है, बायोमास बर्निंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, लैंडफिल से भी रिलीज होता है, और नेचुरल गैसेस से उनकी वजह से भी रिलीज होता है। उनके अंदर ही नेचुरली भी आप देखेंगे, जब हम कभी कभार गैसेस, जब हम पेट्रोलियम माइनिंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो वहां से भी कभी कभार मीथेन गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली नहीं रिलीज होती, बट ह्यूमंस ने लेट अस से एक्सप्लोरेशन के फिनोमेना शुरू करे, इसकी वजह से नेचुरल मीथेन गैस रिलीज होना शुरू हो गई, तो वो एड ऑन हो जाती है एटमॉस्फेयर में। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस कि मीथेन का जो अमाउंट है जो एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ अदर फिनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज अगेन मीथेन। ओजोन। अब देखिए, ओजोन की जब बात करते हैं, 3 एटम आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन इज O2, डायएटमिक होता है, बट ओजोन इज ट्राई एटमिक, O3 होता है। अब देखिए, फेंटली ब्लू है, इरिटेटिंग सी गैस है, और डिस्टिंक्टिव पंजेंट ओडर है। अगर मैं उसको प्रोड्यूस करूं हम लैब्स वगैरह में तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। फिल्टर्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड हार्मफुल यूवी रेज। अब देखिएगा, आप सोचो, जो इंसुलेशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अगर वो डायरेक्टली हमारे शरीरों में पहुंचे या सरफेस में पहुंचे तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है। इट कैन कॉज लॉट ऑफ स्किन कैंसर ऑल्सो। बट ये जो ओजोन की लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होती है, जो एक हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करती है, हमको फिल्टर कर देती है। इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। जैसे आप लोग देखते हो आपकी घर में एक्वागार्ड वगैरह या ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, आप देखते हो फिल्टर हो रखा होता है आपका पानी। क्यों? वो एक तरीके से जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा देता है, वो चीज़ मिले जो रिक्वायर्ड है। उसी तरीके से ओजोन लेयर जो प्रेजेंट होती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है कि आप पे जो सोलर रेडिएशन पहुंच रही है वो आपको हार्म ना करे। अब सोचो, किसी जगह पे ओजोन होल हो जाए या ओजोन प्रेजेंट ना हो तो डायरेक्ट रेडिएशंस आएंगी, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि लोगों को बहुत इरिटेट करे वो। अब देखिएगा,
इट इज फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यूवी रेस की एनर्जी आई, उसने इसको तोड़ दिया, ऑक्सीजन एटम है। अब ऑक्सीजन एटम O2 से कंबाइन करता है और O3 इज अनस्टेबल, इस वजह से वो अगेन ये रिएक्शन से बनता बिगड़ता रहता। तो अब क्या हुआ, O2 टूटा OO में, O कंबाइन करा O2 से, O3 फॉर्म हो गया। अब ये क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इज अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता रहता है, ठीक है। अब O3 दोबारा से यूवी रेस, उसमें अगेन O2 प्लस O बना, देन ये O कंबाइन करा O3 ओजोन के साथ, फिर से O2, तो यानी कि ये प्रोसेस चली जा रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। Why? Because whenever you are asked about ozone, you should represent this equations also. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब आता है पर्टिकुलेट मैटर एंड एरोसोल्स जो प्रेजेंट है, नेक्स्ट जो पार्ट था। अब देखिए, एटमोस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब एटमोस्फेयर में आप ये चीज रियलाइज करिए, कोई पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है उसके अंदर, उसका वेट अगर बहुत हल्का है जो एटमॉस्फेयर बियर कर सकता है, तो वो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स रहेंगे। बहुत हैवी पार्टिकल्स तो नहीं उठा सकता एटमॉस्फेयर, बट जो बहुत छोटे, इतना लाइट वेट है कि एटमॉस्फेयर की गैसेस के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो क्या रहेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे, और वो हमारे लिए भी काफी हार्मफुल हो सकते हैं। अब आप देखिए, विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एश, पॉलन, डस्ट, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटियोर्स, ये वगैरह सारी चीजें आप देखोगे बहुत तादाद में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन्स। तो ये एक ऑब्जर्वेशन देखी गई कि ये सारी चीजें जो हैं, अलग अलग पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि कहां से आए। देखिए, मैंने पर्टिकुलर मैटर एंड एरोसोल बोला है, तो इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है, सोर्सेज वगैरह, ये कहां से आता है। यहां जो हमने पढ़ा ये सी सॉल्ट वगैरह, ये ब्रीफ आइडिया था। अब पढ़ लेते हैं कि कहां से एक्चुअली में इनके मेजरली सोर्सेज हैं, या कहां कहां से आते हैं। इसको 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है, ठीक है। पहला आता है प्राइमरी नेचुरल एरोसोल्स, प्राइमरी और नेचुरल सोर्सेज के द्वारा। दीज आर डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर इन देयर पर्टिकुलर फॉर्म फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि सी सॉल्ट हो गया, डस्ट हो गई, वॉल्केनिक ऐश हो गई, पॉलन्स हो गए, स्पोर्स, वायरसेस, फ्रैगमेंट्स ऑफ द प्लांट मटेरियल। ये है नेचुरल है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं है, बट अगेन दे कंट्रीब्यूट टू एज द एरोसोल्स और द पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी तो डायरेक्टली एमिट हो रहा है, सेकेंडरी मतलब दीज आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नेचुरल गैसेस। अलग अलग नेचुरल गैसेस रिएक्ट करती हैं जिसकी वजह से फॉर्म होता है। उसमें आपके सल्फेट पार्टिकल्स आ सकते हैं, नाइट्रेट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये सेकेंडरी नेचुरल सोर्सेज के द्वारा होते हैं। अब आता है प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक होता है जिसमें ह्यूमंस का रोल है, नेचुरल मतलब जो नेचुरली हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक इज जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन या ह्यूमन का रोल आ जाता है। तो यहां पे क्या है, दीज आर द डायरेक्ट एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह होता है, दीज आर एमिटेड प्राइमरीली थ्रू दी ह्यूमन एक्टिविटीज। अब सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक, दीज आर रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ह्यूमन रिलीज गैसेस, यानी कि जो गैसेस ह्यूमंस के द्वारा रिलीज करी गई वो केमिकली रिएक्ट कर रही हैं, इस वजह से वो सेकेंडरी बोला गया, और उस वजह से जो चीजें फॉर्म हो रही हैं वो हो गई सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। इसमें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजें जो कम अमाउंट में होती है बट बहुत ही प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती हैं, ये प्रेजेंट होती है। सो दीज आर व्हाट पर्टिकुलेट मैटर और एरोसोल्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, टिल हियर इट वाज अ कॉम्पोजिशन। आपको समझ आ गया होगा, हमने पहला पार्ट पढ़ा एवोल्यूशन, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा आपका किस एक तरीके से कॉम्पोजिशन क्या है, अब तीसरा है स्ट्रक्चर, किस तरीके से क्या क्या लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे। इसको देखिए एवरीबॉडी, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये 2 मिनट वर्टिकली हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते रहेंगे हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद इन वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। अब लेयर्स अलग अलग क्यों बोली जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब उनकी डेंसिटी या उनका नेचर अलग होगा, इसी वजह से अलग है ना। अगर हम एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज वाई वील से कि ये लेयर अलग है। अगर सेम सब कुछ सेम होता, डेंसिटी सेम होता, कैरेक्टरिस्टिक सेम होते, नेचर सेम होते, कोई बदलाव ना होता, तो हम उसको एक लेयर मानते, बट एक लेयर नहीं है, मल्टीपल लेयर्स हैं। इसलिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बट इसको बेटर रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए अब ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए एवरीथिंग ध्यान से नोट करिएगा।
ये जो नीचे लिखा हुआ है आपका, ये सारा कुछ, ये है टेम्परेचर, ठीक है। ये है 0 डिग्री। जब आप इस तरफ जा रहे हो, राइट तरफ, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लेफ्ट तरफ जा रहे हो मेरे, तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि 0 डिग्री से -20, -40, -60, -80, -100, यहां जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे सारी लेयर्स को एक एक करके, बट इसको एक चीज समझ लीजिए। सबसे नीचे वाली लेयर है, इसको बोला गया ट्रोपोस्फेयर। जो मेजर वेदर फिनोमेना या मेजर नंबर ऑफ क्लाउड्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं सारे, ज्यादातर, ऐसा नहीं कि स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते, होते हैं, बहुत मिनिमल अलग अलग तरीके के स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी होते हैं, बट मेजर सारा वेदर फिनोमेना इस लेयर के अंदर होता है। यहां पर जब आप राइज करते हैं ऊपर, तो धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। हम पढ़ेंगे आगे इसको, हर लेयर को। स्ट्रेटोस्फेयर जिस जगह पे खत्म होती है उसको बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर जिस जगह खत्म होती है, इस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोपॉज। क्या बोला गया, ट्रोपोपॉज। यानी कि ये लेयर, सबसे नीचे लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर। एक लेयर के बाद जो ये डिक्रीज इन टेम्परेचर वगैरह है वो रुक जाता है एक सडन सर्टन एक हाइट के लिए बीच में, तो उसको बोला गया, वो लेयर है ट्रोपोपॉज, यानी कि पॉज हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद एक नेक्स्ट लेयर आती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर। इसके रीजंस क्यों डिक्रीज और इंक्रीज और हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। इस लेयर के ऊपर, अब इस लेयर में आप देखोगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। समथिंग वेरी अनयूजुअल, ठीक है ना, समथिंग वेरी अनयूजुअल। यहां तो हम बोल रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, फिर ऊपर इंक्रीज हो रहा है, हम पढ़ेंगे इसके रीजंस आगे। जब स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते हो, जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है, उस छोटे से पार्ट को, एंड को हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर लेयर अब खत्म हो रही है, पॉज हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर में भी आप रियलाइज करिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, इसमें टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो देख लीजिए, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखा रही है, ये टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज का इंडिकेशन है, जो नीचे मैंने टेम्परेचर बनाया है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, मीजोस्फेयर में फिर डिक्रीज हो रहा है। फिर जहां पे मीजोस्फेयर खत्म होता है उसको बोला जाता है क्या, मीजोपॉज, यानी कि पॉज हो गई ये लेयर। अब इसी तरीके से जब आप ऊपर जाते हो, एक लेयर आती है थर्मोस्फेयर। ये दोबारा से क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज। फाइनली एक लेयर आती है इसके ऊपर, एग्जॉस्फेयर, इसको बोलते हैं, इसका कोई एंड नहीं है क्योंकि ये मर्ज हो जाती है ओपन स्पेस में, तो बोला गया इसकी जो सबसे ऊपर लेयर है वो एग्जॉस्फेयर बोली गई। यहां पर भी एक इंडिकेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। ये है आपकी एक तरीके से स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ना है। ये पहले इसलिए बता दिया ताकि यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। ये आपकी किलोमीटर्स में हाइट है। अगर आप 0 डिग्री, 0 इज सरफेस, ऊपर जाते रहोगे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पे ये टेम्परेचर है जो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब हर एक एक लेयर को आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं उसके रीजन क्या है, क्या क्या उसके पीछे की आंसरिंग है या एनालिसिस है। देखिए, अब पहला आया ट्रोपोस्फेयर। अब आप ट्रोपोस्फेयर याद है, सबसे नीचे वाली लेयर है, याद है सब लोगों को। यहां पे आपने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब देखिए, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, सबसे नीचे वाली लेयर है, जैसे आप देख ही रहे हैं यहां पे। एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर। इसके पीछे का कारण हम समझेंगे अभी। अब आप देखते हो कि ट्रोपोस्फेयर, या ट्रोपोस्फेयर यानी कि ये जो हाइट है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर की लेयर हाइट जो है वो पोल्स और इक्वेटर में अलग है, यानी कि जिस पार्ट में ट्रोपोपॉज प्रेजेंट है वो भी वेरी करेगा। इसको समझते हैं, देखिए चलो, एक मिनट के लिए इसको फिर समझाएंगे भी। इसको समझ लो, इसको समझ लो, दिस इज 0 डिग्री, इसको इक्वेटर समझ लो। इसको समझ लो 90 डिग्री, इसको समझ लो पोल है, लेटर से नॉर्थ पोल समझ लो, नॉर्थ पोल। यहां पे एक चीज बोली गई कि आपकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर एवरेज लिया गया है, एवरेज है। 8 किलोमीटर पोल में है और 18 किलोमीटर इक्वेटर में है। अब देखिए,
ये जो ऊपर की लेयर है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या पूरा का पूरा ट्रोपोस्फेयर, ये जो है एक तरीके से ट्रोपोपॉज समझ लो इसको, यानी कि जो इक्वेटर में इसकी सरफेस से ऊपर जाओ तो आपको ये 18 किलोमीटर में ट्रोपोपॉज मिलेगी और यहां पे ये 8 किलोमीटर में ही मिलेगी। अब आप ये समझ लीजिए इसका रीजन ये है कि जो इक्वेटर का रीजन है वहां पे कन्वेक्टिव करंट्स या कन्वेक्शन मैकेनिज्म बहुत चलता है, उस कन्वेक्ट क्योंकि इमीडिएटली अपड्राफ्ट ऑफ एयर होता है और उस वजह से ये जो पार्ट है ये काफी ऊपर है इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट। यहां पे ऑब्वियसली जानते हो कि टेम्परेचर भी कूल है, वहां पे कन्वेक्टिव मैकेनिज्म्स नहीं वर्क कर रहे होते, तो इस वजह से जो इसकी हाइट है वो छोटी है। इसी वजह से आप अभी टेम्परेचर का वेरिएशन भी अभी देखोगे। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। क्लियर? क्योंकि ये सवाल आता है कि ट्रोपोपॉज जो है वो कम हाइट में होगा इक्वेटर में या ज्यादा हाइट में होगा वगैरह, तो ये सवाल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कमिंग बैक, अब दोनों की हाइट में वेरिएशन की वजह से एक जगह 8 किलोमीटर एक जगह 18 किलोमीटर है, इस वजह से एवरेज बोल दिया गया 13 किलोमीटर। आप एवरेज भी लिख सकते हैं बट ये नॉलेज भी आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर, यानी कि जो भी आपकी वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो यहीं पर टेक प्लेस करती हैं, राइट। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। आपने यहां पर भी पढ़ा है, ये डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, किस रेट में हो रहा है, इसको नॉर्मल लैप स्पिड भी बोलते हैं। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर। जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज अ ट्रोपोपॉज। ये क्या लेयर है? ट्रोपोपॉज है, जो स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करती है ट्रोपोस्फेयर से। नेक्स्ट, air temperature at the tropopause is about -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड -45 ओवर द पोल्स। अब देखो यहां पे जो टेम्परेचर है वो है -80 डिग्री सेल्सियस, यहां पे जो टेम्परेचर है वो है -45 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल क्या बनेगा यूपीएससी में? द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोपॉज यानी कि ट्रोपोस्फेयर का जो एंड है एट द पोल्स इज -80 एंड एट द इक्वेटर इज -45। आपको लगेगा हाँ इक्वेटर में गर्मी होती है ना, इस वजह से यहां -40 होगा यहां -80 होगा। 99.9% स्टूडेंट्स गेट इट रॉन्ग। उसका रीजन समझिए। अब बिल्कुल ठीक बात कही कि पोल्स हैं, बट यहां पे टेम्परेचर एंड ऑफ द ट्रोपोस्फेयर जो कि ट्रोपोपॉज है कम क्यों है? उसका रीजन है ये हाइट। अब जानते हो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर 1000 मीटर्स में कम होता है, तो यहां की जो हाइट जो बढ़ गई है इस वजह से जो ऊपर की लेयर है यहां का टेम्परेचर -80 है, यहां पे हाइट जो है बहुत कम है, तो इस वजह से -45 डिग्री सेल्सियस है। ये हमेशा याद रखिएगा, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड्स। क्लियर? चलिए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट हेयर इन द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज की लेयर क्योंकि हर चीज स्टॉप हो जाती है तो यहां पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ट्रोपोपॉज इज अबाउट 1.5 किलोमीटर, तो यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का जो सेपरेटिंग लाइन है या बैंड है उसको ट्रोपोपॉज बोला गया, वो 1.5 किलोमीटर के आसपास का है। क्लियर? सो दिस इज द ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोपॉज। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इस लेयर के अंदर आप देखते हो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन अभी देखेंगे। इट इज फॉर्म्ड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर तक ये होता है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोपॉज आ जाता है। दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अब याद रखिए ओजोन लेयर का प्रेजेंट होना और उसका यूवी रेस को ऑब्जॉर्ब करना, यानी कि ये लेयर जो प्रेजेंट है ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर में वो यूवी रेस को ऑब्जॉर्ब करे, तो इस वजह से जो टेम्परेचर होता है एक तरीके से बढ़ रखा होता है इस लेयर का। That is why if you realize there is rise in temperature with the height. So this layer absorbs the UV rays. अब यहां पे देखिएगा मैंने बोला था क्लाउड्स वगैरह या बहुत सारे मेजर वेदर फिनोमेना जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड नहीं होता। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इवन स्ट्रेटोस्फेयर आल्सो हैज क्लाउड्स व्हिच आर नोन एज स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। Circulation of feeble winds and cirrus type of clouds are present here also. Increase in temperature with the height, जो कि मैंने आपको रीजन बता दिया अभी, इंक्रीज हो रही है।
स्ट्रैटोपॉज, जैसे कि यहां पे ट्रोपोपॉज था, यहां पे स्ट्रैटोपॉज है, जो कि सेपरेट करता है स्ट्रैटोस्फीयर को मीजोस्फीयर से। क्लियर? नेक्स्ट आती है मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर आप देखिएगा, ये अगेन एक लेयर है जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जैसे आप ऊपर जा रहे हैं। क्लियर? लाइज अबव द स्ट्रैटोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर तक आपका मीजोस्फीयर होता है, उसके बाद उसमें मीजोपॉज आ जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट। At the height of -80, the temperature can be fall up to -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर आपको अगर मिलना होगा तो इस लेयर में आपको मिल जाएगा। ठीक है? Many meteoroids disintegrated and shooting stars can be seen। तो इस लेयर के अंदर ही आपको बहुत सारे शूटिंग स्टार्स वगैरह भी काफी मिलते हैं। मीजोपॉज सेपरेट्स इट फ्रॉम दी थर्मोस्फेयर, जो कि उसके ऊपर लेयर है। अब आ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की जो लेयर है वो किसके ऊपर है? मीजोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जमीन से अगर ये यहां तक बोलोगे तो ये 400 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली थर्मोस्फेयर होती है। वो वेरी कर रही है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो यहां पर प्रेजेंट है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर्स आल्सो एंड इट हैज बीन आस्क्ड। प्रीलिम्स में तो पूछा जा सकता है और पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में से है कि इनमें से कौन से लेयर में से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन दी थर्मोस्फेयर। एनर्जेटिक सोलर यूवी कैन कॉज आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑल्सो, दो कि टेम्परेचर इंक्रीज यहां पे हो रहा है। नेक्स्ट लेयर होती है एग्जॉस्फेयर। अब एग्जॉस्फेयर के बारे में आज के टाइम में भी साइंटिस्ट को बहुत कम पता है। ठीक है? क्योंकि ये मर्ज हो जाती है ओपन स्पेस के अंदर। तो एक्सटेंड्स बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर, अल्ट्रा थिन एटमॉस्फेयर है। एग्जॉस्फेयर ग्रेजुअली मर्जेस इनटू द एम्प्टीनेस ऑफ द स्पेस। अब एक और चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइनोस्फेयर। ये तो रहा आपका लेयर्स, बट आइनोस्फेयर की लेयर क्या समझ लीजिए। इट इज सिचुएटेड विद इन द थर्मोस्फेयर एंड इवन मीजोस्फेयर के कुछ पार्ट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय आयोनाइज्ड गैसेस ड्यू टू द यूवी रेस। कुछ गैसेस होती हैं वो यूवी रेस की वजह से आयोनाइज हो जाती हैं। क्लियर? इस लेयर को हम बोलते हैं आइनोस्फेयर। और इसके बहुत सारे लेयर्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, खासकर टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जो होता है हमारा, इस लेयर की वजह से पॉसिबल भी होता है। तो ये जो लेयर है ये मेजरली आप देखोगे कि थर्मोस्फेयर के अंदर है, बट कुछ पार्ट्स आपके मेसोस्फेयर के अंदर भी आ जाता है। दिस कैन बी आस्क्ड। ठीक है? अब ये इसके अंदर क्या क्या लेयर्स आती हैं? विद इन दी आयनोस्फेयर मल्टीपल लेयर्स आर प्रेजेंट। देखो पहले कुछ नाम दे रखा है। डी लेयर, ये 60 से 99 किलोमीटर की हाइट में होती है। रिफ्लेक्ट्स द लो फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड ऑब्जॉर्ब्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। इसी वजह से जो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह वगैरह होता है वो इस लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इस वजह से आप देखिए नेचर ने हम लोगों को अपने आप ही सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। हमें उन्हें यूटिलाइज करना, उनको नर्चर करना, उनको यूज करना सही तरीके से सस्टेनेबली आना चाहिए, तो वी एवरीथिंग कैन बी सॉल्व। सब खुद देख लीजिए। डी लेयर जो है वो क्या करती है? लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। अगेन हमारे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, रेडियो सिग्नलिंग वगैरह के लिए बहुत काम होता है। अब्जॉर्ब्स मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी को, इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ई लेयर आता है जो 99 से 130 किलोमीटर के रेंज अंदर आता है। इट इज कॉल्ड द केनेडी हेविसाइड लेयर। इसका नाम दिया गया केनेडी हेविसाइड लेयर। ये रिफ्लेक्ट करता है मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को। इसके ऊपर आता है F1 एंड F2 लेयर। ये 150 से 380 किलोमीटर के रेंज में बीच में होता है। इसको एपल्टन लेयर भी बोला जाता है, एपल्टन लेयर। F1 रिफ्लेक्ट्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स और F2 इज रिलेटेड टू द सनस्पॉट एक्टिविटी के हिसाब से उसी के साइकिल में मैच करता है 11 साल की। ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं आपकी आयोनोस्फेयर की पार्ट्स हैं। क्लियर? सो ये प्रेजेंट कहां पर है? आपके थर्मोस्फेयर और पार्ट्स ऑफ मेसोस्फेयर के अंदर, मेजरली थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। अब एक चीज तो समझ लिया आपने कि स्ट्रक्चर क्या था। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ एक और कैटेगराइजेशन है जो दी गई है, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द गैसियस कॉम्पोजिशन। अगर आप ट्रोपोस्फेयर से लेकर मीजोस्फेयर तक करें, इसको होमोस्फेयर बोला जाता है और 80 किलोमीटर से ऊपर को हेट्रोस्फेयर बोला जाता है। यह भी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ट्रोपोस्फेयर से लेकर मीजोस्फेयर तक ये 80 किलोमीटर इज नोन एज होमोस्फेयर। इसके ऊपर बोला गया हेट्रोस्फेयर। क्यों? अब समझ लेते हैं। अप टू 80 टू 90 किलोमीटर्स तक above the surface of the earth is known as homosphere। इसका रीजन है there is homogeneity in the various gases। जो गैसेस प्रेजेंट है, जो कॉम्पोजिशन उनके लगभग बराबर है इन सारी लेयर्स के अंदर। कंप्राइजेस ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। बट आप जब 90 किलोमीटर्स के ऊपर जाते हैं
तो आपको अलग अलग गैसेस की लेयर्स नजर आती हैं। Between 90 to 10,000 kilometers above the Earth's surface, it has 4 layers. अब आप देखोगे इस 90 या 80 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हो तो आपको अलग अलग गैसेस की लेयर्स नजर आएंगी। अब आप देखोगे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में हो, ट्रोपोस्फेयर में आप कोई गैस का एक पार्ट, एक हल्का सा जगह ले लो और उसको टेस्ट करो तो आपको नजर आएगा कि अच्छा 78% नाइट्रोजन है, 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन वगैरह, यानी कि होमोजेनिटी विद रिस्पेक्ट टू दी गैसेस दैट इज प्रेजेंट वो आपको नजर आएंगी। बट जब आप 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से ऊपर चले जाओ तो आपको ना लेयर्स या बैंड्स ऑफ गैसेस नजर आएंगी जो मेजरली वहां पे कंप्राइज करती हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर 90 से 200 किलोमीटर के बीच में प्रिडोमिनेंटली ये नाइट्रोजन लेयर प्रेजेंट है। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर 200 से 1100 किलोमीटर्स, हीलियम लेयर अप टू 3500 किलोमीटर्स, हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक स्टेट में है टिल द टॉप ये प्रेजेंट है। इस वजह से क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स हैं इसको हेट्रोस्फीयर बोला जाता है, यानी कि टिल द टाइम यू आर इन मेसोस्फीयर द composition is almost similar, but if you go beyond that you will realize that there is variation that are existing with respect to the gases. Clear? That is why it is known as heterosphere. चलिए हम लोगों ने क्या कर लिया है, आपके एवोल्यूशन एटमॉस्फेयर क्या है पढ़ लिया है, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लिया है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लिया है, आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लिया है। इतनी नॉलेज आपके लिए अगर आपको आती है ठीक तरह से तो आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस कर लेंगे और मेंस में भी कोई सवाल आता है आप इसको मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब आता है सोलर रेडिएशन। देखो सन के द्वारा जो सन रेज आ रही हैं वेव्स के फॉर्म में, वो इनकमिंग एक रेडिएशन है, एनर्जी है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी बोला जाता है उसको, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए उसको इंसोलेशन भी बोलते हैं। सो द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स क्या है, लॉन्ग वेव्स क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए जो एनर्जी सन के द्वारा आ रही है उसको कहा गया सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब आप एक बात सुनिए, आपके सामने ये इतना बड़ा सन है और ये छोटू सी हमारी क्या है, अर्थ है। क्लियर? अब अर्थ सन जो अपनी रेडिएशंस या वेव्स जो एनर्जी के फॉर्म में स्प्रेड कर रहा है, दे रहा है, वो ये तो है नहीं कि सिर्फ अर्थ को दे रहा है, वो सारी डायरेक्शंस में सेंड कर रहा है। और उस इतनी एनर्जी का जो मूवमेंट हो रहा है या आउटवर्ड मूवमेंट अवे फ्रॉम द सन हो रहा है, उसमें से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो छोटा अमाउंट होगा ऑफ द टोटल एनर्जी दैट इज गिवन बाय द सन। तो ये याद रखिएगा, अर्थ रिसीव्स ओनली 1/2 यानी कि हाफ बिलियंथ, देखिए हाफ बिलियंथ ऑफ द सन्स टोटल एनर्जी। हाफ बिलियंथ यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा अमाउंट है जो हमें मिल रहा है। आप सोच लीजिए सन कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, और हम लोगों की जो हाफ बिलियंथ ऑफ द हिस्सा जो हमें मिल रहा है वो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में पॉसिबल हो रहा है। दिस इज हाउ नेचर इज क्रिएटेड, दिस इज हाउ नेचर वर्क्स ऑल्सो। तो आप देख लीजिए इतनी एनर्जी में से भी इतनी एनर्जी जो हमारे को आ रही है वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर? चलिए, सो मोटा मोटा क्या है सोलर रेडिएशन? सोलर रेडिएशन इज जो एनर्जी सन हमें दे रहा है, जिसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। वी विल स्टडी व्हाट आर शॉर्ट वेव्स। ठीक है, चलिए सोलर कांस्टेंट, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। यू कैन बी आस्क्ड द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फेसिंग द सन एट एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब आप देख लीजिए कि यूनिट एरिया में मतलब कितना एनर्जी रिसीव हो रही है, तो उसको हमने एक यूनिट में बोल दिया है 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब याद रखिएगा कि हमें 2 कैलोरी एनर्जी मिल रही है हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में हर एक मिनट में। कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एक और एब्रीविएशन है, इसको लैंगे बोलता है, तो इसको हम 2 लैंगे पर मिनट भी बोल सकते हैं। लैंगे का मतलब है कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप खुद सोच लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट एरिया। कैलोरीज क्या है, वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनट क्या है, टाइम, यानी कि कितने हर समय में एक मिनट में कितना रिसीव हो रही है एनर्जी। दैट इज 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
या 2 लैंगे पर मिनट। ये आपको पता होना चाहिए, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर? चलिए, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन। ध्यान से देखिए अब एक मिनट के लिए अगर आप देखोगे, एक मिनट के लिए अगर आप देखोगे, ये अर्थ का टिल्टेड एक्सिस है। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले चैप्टर में बताया था कि अर्थ इज नॉट समथिंग कि सीधा है, थोड़ा टिल्टेड है, राइट? दिस टिल्ट की वजह से आप रियलाइज करते हो, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे लेट अस अज्यूम सन है। अब 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि सन जो है वो डायरेक्टली इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ उनकी एनर्जी आ रही है, राइट? टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ की वजह से, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब आप रियलाइज कर रहे हो कि इट इज नॉट दैट कि सन ऊपर नीचे मूव कर रहा है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हम इक्विनॉक्सेस वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये टिल्टेड एक्सिस की वजह से आप रियलाइज करते हो, यहां पर आपको देखेंगे टिल्टेड एक्सिस की वजह से आप रियलाइज करते हो, हमें लगता है कि सन जो है कभी डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है, कभी इक्वेटर पे होता है, कभी कैप्रिकॉर्न पे होता है। तो अभी आप देखिएगा, अगर आप यहां पे देखिए, आपको नजर क्या आ रहा है कि ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं कहीं आपको छोटा नजर ना आए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको कहते हैं आर्टिक सर्कल। कभी कभार जब डायग्राम को छोटा हो जाता है ना तो वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ठीक कर देते हैं। इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 66.5 डिग्री साउथ है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब आप ये याद रखिएगा, अगर ये अर्थ टिल्टेड ना होती, सीधी होती, तो ये डायरेक्टली सनरेज हमारे इक्वेटर के ऊपर ऐसे पड़ रहा होता। अब ये याद रखिएगा, जब इसी तरीके से आप रियलाइज करते हैं कि जब अर्थ की रिवोल्यूशन हो रहा होता है, तो आपको नजर आएगा, जैसे अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी जो सन की रेज है वो डायरेक्टली किसके ऊपर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। इट इज नॉट बिकॉज कि सन ऊपर नीचे हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक्सिस हमारा टिल्टेड है। इस वजह से हमें लगता है कि सन रेज इसके ऊपर डायरेक्टली हैं, इसके ऊपर डायरेक्टली हैं, कभी इसके ऊपर डायरेक्टली हैं। दिस इज जनरली परसीव्ड। अब आप देखिएगा, यहां पे अगर ये डायरेक्टली सन रेज, हम बोल रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो इंसोलेशन ज्यादा पड़ रही है इस पे। अब ज्यादा इंसोलेशन पड़ेगी तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी भी ज्यादा रिसीव होगी। So इसी वजह से द एंगल ऑफ द सन रेज एंड द tilted axis of the earth is also shows you or tells you that कि जैसे tilted axis की वजह से कोई रीजन्स पे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव हो रही है, किसी पे कम हो रही है, क्योंकि दिस इज नोन एज द अपैरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन। हमें लगता है कि सन माइग्रेट ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो नहीं हो रहा है, हमारी पृथ्वी का tilted axis है जिसकी वजह से हमें लगता है। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं इसी चीज को। एवरीबॉडी यहां पे 1 मिनट के लिए देखो, आज के टाइम पे अभी जनवरी आने वाला है, दिसंबर में मैंने बोला था अभी कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, तो समझ लो यही अर्थ जो है, मैंने इसको यूं कर दिया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की थोड़ा सा नीचे कर दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर लेटेस्ट से ये डायरेक्ट है जनवरी के टाइम पे। यही चीज जो हो जाती है ऊपर शिफ्ट हो जाती है जब हमें को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सनरेज डायरेक्ट हो जाती है जुलाई के टाइम पे। इट इज जस्ट बिकॉज कि ये जो पृथ्वी थी वो यूं थी, वही पृथ्वी यूं ही है, बट ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर और नीचे सन मूव कर रहा है, बट वो मूव नहीं कर रहा है। इट इज सिंपली द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमें लगना कि वो अपैरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन हो रहा है। लीविंग दैट अपार्ट, पहला हमारा था टिल्टेड एक्सिस ऑफ द सन एंड द एक्सिस ऑफ द सन रेज। ठीक है, चलिए इसको एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और डायग्राम से आपको बता देता हूं। चलो देखो, समझ लो ये आपका सन है, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभार किसी बच्चों को ये अपैरेंट माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा, फिर भी हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली हल्का सा बता देते हैं। मेरे बेटे एक बात सुनो, ये आपकी अर्थ है, लेट अस अज्यूम दिस इज व्हाट अर्थ। ये भी अर्थ इस कंडीशन में ले लो, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, ये इस तरीके से टिल्टेड है, राइट? ये इस तरीके से टिल्टेड है इस एक्सिस में, यस और नो? क्लियर?
अब एक बात बताइए, यहां पे जब ये टिल्टेड होती है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लेटर से ये क्या था नीचे, ये क्या था नीचे, मैं यहां पे जनवरी, ये इस डायग्राम से उल्टा आपको जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जस्ट शो करने के लिए। लेट अस अज्यूम कि ये यहां पे इस समय है, नीचे की तरफ सनरेज डायरेक्टली आ रही है, यहां पे लेट अस अज्यूम इसको थोड़ा सा यू बना लेते हैं। अब हमें लगेगा क्योंकि ये टिल्ट हो रखा है तो ये सन रेज है शायद ऊपर वाली साइड में ज्यादा आ रही हैं। इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट कि इट इज नॉट दैट कि हमारा जो अर्थ है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है या सन ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इट इज सिंपली उसका जो टिल्ट है। जब आप देखते हो आपकी जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों के टाइम पे आपका जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली उसकी सनरेज पड़ रही होती है। जब अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो आपको रियलाइज होता है कि उसकी जो सन रेज होती हैं वो किस पे ज्यादा पड़ती हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ ज्यादा है। क्लियर? सो दैट इज वाई हम रियलाइज करते हैं कि जितने समय तक जिस पे ज्यादा इंसोलेशन या जितनी रेज डायरेक्टली पड़ेंगी उतना ज्यादा इंसोलेशन आपका होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको रिसीव होगी। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहां बताया। क्लियर? इसी को एक्सिस बोला, इसको यहां, अब यही टिल्टेड एक्सिस जब होगा, देखो यहां पे अर्थ सन होगा तो ये चीज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रहा होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी 150 मिलियन किलोमीटर्स। कितना? 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर्स। अब ये 150 किलोमीटर एक एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू का मतलब ये चेंज हो जाती है। देख लीजिए, जनवरी के टाइम पे द डिस्टेंस इज 147 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि ये वैल्यू से कम, एवरेज से। जब आपका जुलाई होता है, जुलाई का समय के आसपास, उस समय 152 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस होता है, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, between the sun and the earth is 147 million and it is known as perihelion. P-E-R-I, peri, H-E-L-I-O-N. Perihelion is a condition when the distance between the sun and the earth is minimum and that is 147 million. अब एपीहीलियन, it is a distance between, it is a maximum distance between the sun and the earth. इसको एपीहीलियन बोलते हैं, जो कि जुलाई के समय होता है, जो कि 152 किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर होता है, इसलिए एवरेज जो है 150 ले लिया गया है। इंटरेस्टिंगली अब देखिए, जनवरी में हम लोग अगर देखें, हमारे को ठंड तो है, ठीक है, आप देखते हैं इस टाइम पे डायरेक्टली जो आपकी सनरेज हो रही हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होंगी, क्योंकि ये टिल्टेड एक्सिस है अर्थ का। अब इस वजह से आप देखते हो कि जो अपर लेयर्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह का इलाका है हमारा, हमें अब ठंड लग रही है यहाँ पे, देयर इज ठंड। बट आप ये याद रखिए कि एक्सट्रीम ठंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जनवरी के टाइम पे द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज मिनिमम। अगर ये सोचते आप कि जनवरी में रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी होती और डिस्टेंस ही मैक्सिमम होता, तो हमारी जो ठंडा जो नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो और एक्सट्रीम होता, जो कि नहीं है। दैट इज वाई अंडरस्टैंड मोर इंसोलेशन इन जनवरी देन इन जुलाई ड्यू टू द डिस्टेंस, यानी कि इन द मंथ ऑफ जनवरी यू रिसीव मोर इंसोलेशन फ्रॉम द सन देन इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मिनिमम इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसलिए याद रखिएगा आपको, क्योंकि आप जनवरी में आपकी सर्दी होती है, तो आपको अगर स्टेटमेंट में बोल दूं कि अर्थ रिसीव्स मोर इंसोलेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी देन जुलाई, बोलोगे गलत है, क्योंकि आपको लगा कि जुलाई में तो गर्मी होती है, जनवरी में ठंडी होती है, इसलिए तो गलत होगा। नहीं, यही चीज है जो एक्सेप्शन है, जो यूपीएससी पिक करता है। इसका मतलब यह है कि जनवरी में डिस्टेंस कम है, तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होगा, क्योंकि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कम होगा। यहां आप खुद देख लीजिए, 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है इसके कंपैरिजन में। तो इंसोलेशन की जो इंसोलेशन रिसीव हो रहा है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी। इस वजह से जो इंसोलेशन रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी ओवरऑल अर्थ में इज मच मोर देन जुलाई ओवरऑल अर्थ में। रिमेंबर दैट। सो दैट मींस डिस्टेंस ऑन द
सन ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंसुलेशन. लेंथ ऑफ द डे, देखिए लॉन्गर द लेंथ ऑफ द डे at a particular region, more is the insulation, keeping other factors constant. मतलब मैं मल्टीपल फैक्टर्स को साथ नहीं ले रहा हूं, एक कांस्टेंट एक चीज को ले रहा हूं, यानी कि लेंथ ऑफ द डे. जिसकी लेंथ ज्यादा होगी जिस दिन, उस दिन ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. अब आप देखिएगा, क्लाउड कवर होना, डस्ट पार्टिकल्स होना एक्सेट्रा इन द एटमॉस्फेयर इंपैक्ट द इंसुलेशन रीचिंग द सरफेस. देखिए क्लाउड्स वगैरह भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं बाहर बहुत सारी इंसुलेशन को, डस्ट पार्टिकल्स भी कर देते हैं. तो इस वजह से जितना ज्यादा क्लाउड कवर वगैरह होता है वो भी इंपैक्ट करता है कि कितनी इंसुलेशन आपकी सरफेस पे रीच हो रही है. सो दैट इज व्हाई इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. क्लियर? चलिए अब आता है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बहुत सारे तरीकों से हीट और कूल हो सकता है. ये 4 मेजर प्रोसेसेस हैं या फिनोमिनास हैं जो हम पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्ली. फर्स्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन. देखिए हम एक एक करके. जैसे ही मैं कंडक्शन की बात करता हूं, आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए. कंडक्शन इज गॉट टू डू विद फिनोमिना वेयर यू आर इन कॉन्टैक्ट. समझ लो ये एक सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है. अब अर्थ के सरफेस के साथ भी जो अपर ये जो लेयर्स होगी, इसमें भी एयर तो प्रेजेंट है. जो एयर इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगी वो अपनी एनर्जी इसको देगी. यस और नो? ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि ये वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांटेक्ट में है किसके? सरफेस ऑफ द अर्थ के. इन कांटेक्ट की वजह से जो एक तरीके से आप देखते हो एनर्जी का लेना देना होता है, दैट इज गॉट टू डू विद कंडक्शन. देखिए द अर्थ इज हीटेड बाय इंसुलेशन. ये जो आपको ब्राउन रंग में दिख रहा है ये समझ लीजिए आपका लैंड है. ये हीट हो गया है क्योंकि आप जानते हैं कि लैंड गेट्स heated also quickly, it cools also quickly, right? Because of the specific heat. So while the air in contact with the land gets heated slowly and the upper layers in contact with the lower layer also get heated. अब देखिए आपके सामने ये जो डॉट डॉट्स लगा रखे हैं व्हाइट वाले, ये सारे क्या है? ये सारे वो हैं जो एक तरीके से समझ लो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. किसके? एयर के. अब आप एक बात बताइए कि इस एयर, ये जो वाइट मैंने यहां भी लगवा लिया, चलो. अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं इसको कलर कर दूं. ये देखो, ये लगभग किसके कांटेक्ट में है? ये लेटेस्ट से कांटेक्ट में है आपके लैंड के. अब लैंड के कांटेक्ट की वजह से ये हीट जो है, जो कि हीट हुआ है सरफेस, ये इस लेयर को जो ज्वाइनिंग है लैंड के, उसको देगा हीट, उसको हीट देगा. यानी कि दिस लेयर, थिन लेयर ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड विल गेट हीटेड. अब ये लेयर ऊपर क्या करेगा? अपनी ऊपर वाली लेयर को भी हीट करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जब ये एक लेयर हीट हो रही है उसकी ऊपर वाली लेयर उसके कॉन्टैक्ट में वो भी हीट हो जाएगी. इस प्रोसेस को कंडक्शन बोला जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट. नाउ सी हियर अगेन, द अर्थ इज हीटेड बाय इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन हीट्स द लैंड सरफेस while the air in contact with the land also gets heated. तो यानी कि जो लेयर ये येलो वाली मैंने बनाई है, ये इस कॉन्टैक्ट में लैंड के, तो वो भी हीट हो गई स्लोली. एंड द अपर लेयर्स इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट्स हीटेड. तो यानी कि जो इस लेयर के कॉन्टैक्ट में दूसरी लेयर है वो भी हीट हो रही है. इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट दैट इज देयर, एंड दैट इज व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर बॉडी टू अ कूलर बॉडी. हम जानते हैं वार्मर बॉडी से कूलर बॉडी में आपका हीट का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर होता है. दिस इज नोन एज व्हाट? आपका कंडक्शन. क्लियर? चलिए अब आता है दूसरा प्रोसेस, कन्वेक्शन. देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. हम आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े भी होंगे स्कूल्स में, बट अगेन देखिएगा आप घूम फिर के आप पढ़ तो वही रहे हैं जो आपने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है ना. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे अलग अलग फॉर्म में. कभी किसी ने फिजिक्स में पढ़ा होता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होता है ऑब्वियसली आपने ये सारी चीज़ें, बट उन्हीं चीज़ों को हम दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं, एडवांस लिटिल बिट उसमें बढ़ के बताते हैं ताकि आप सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट्स मीट कर सको. याद रखिएगा एक चीज़ हमेशा सिविल सर्विसेज में, अगर आपके पास बेसिक या फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है, मैं बहुत एडवांस बुक्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटीज प्लस थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स जो हम पढ़ते हैं, अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग है प्लस आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, इफ यू हैव अ वेरी गुड एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी ये, और लास्ट में आता है आपका आंसर राइटिंग जो आप करते हैं,
आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से, ये याद रखिएगा। आप लोगों को कोई बहुत हाई फाई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है इनमें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसकी रिवीजन बहुत बार करा हो, उसकी आंसर राइटिंग करी हो अलग अलग तरीके से, ताकि और क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो एग्जैक्टली पढ़ाया जाता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप आंसर लिखते हैं। हो सकता है बहुत बार डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, बट उन्हीं को यूज करके आप आंसर लिखते हैं, एंड फाइनली व्हेन यू गेट द रिजल्ट इज कि आप क्वालिफाई होते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए हाई फाई से ज्यादा फाउंडेशन स्ट्रांग करो अपना, इस तरीके से स्ट्रांग करो कि आपको जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हैं। क्यों क्यों क्या क्या चीजें होती है एटमॉस्फेयर में, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्लियर करो। रट्टा मारोगे तो आप सिविल सर्विसेज में फंस जाओगे, प्रीलिम्स में भी फंस जाओगे, क्योंकि दे आस्क यू वेरी एनालिटिकल क्वेश्चंस नाउअडेज, राइट। देखिए, कन्वेक्शन, द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। कभी कभार क्या होता है, कंडक्शन में सिर्फ हीटेड लेयर, हीट एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर हुई, ये हुआ। कभी कभार ऐसा होता है कि एनर्जी जब मिलती है वो जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग, हीटिंग थोड़ा ज्यादा हो गया अगर, तो वो लेयर क्या होती है, वो ऊपर मूव कर जाती है। क्यों मूव कर जाती है? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप एक अच्छी तरह से जानते हैं कि एयर जो है, जो लाइटर होगी वो मूव करेगी ऊपर, मूव करेगी ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई, सो इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड्स। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑल अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। बिकॉज द एयर जो, क्योंकि हीटिंग ज्यादा हो गई और वो हीटिंग ज्यादा होने की वजह से अब वो लाइटर होगी तो वो ऊपर मूव कर जाएगी। तो दिस इज नोन एज, ये मैकेनिज्म होता है कन्वेक्शनल करंट्स का, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट्स का। हम आगे जब थंडरस्टॉर्म वगैरह पढ़ेंगे, आगे हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स पढ़ेंगे, उन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में आपको एनालाइज होगा कि किस तरीके से ये चीजें कन्वेक्टिव करंट्स वर्क करती हैं, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल वगैरह होती है, वो आगे टॉपिक्स में पढ़ाया जाएगा, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ये मैकेनिज्म है देयर, दैट मींस व्हाट हैपेंस, द लेयर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, वो हीट ज्यादा हो गई तो वो लाइटर होने की वजह से ऊपर आइस हो गई। So this is known as what? Convection current. Now, convective transfer of energy is confined only in the troposphere. ये मैकेनिज्म आपका सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में चलता है, क्लियर। ये ट्रोपोस्फेयर में चलता है, क्लियर एवरीबॉडी। प्लीज जल्दी जल्दी इस चीज को नोट करिए, नोट करो क्विकली। ओके, सो कन्वेक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या चीज, कंडक्शन में कॉन्टैक्ट है, उस वजह से आप देखते हैं कि एनर्जी एक तरीके से लैंड से जा रही है किस, ऊपर वाली लेयर में, क्लियर। कन्वेक्शन में जो एनर्जी मिल रही थी वो थोड़ी सी ज्यादा हीट हो गई है, तो उस वजह से वो लेयर ऊपर चली गई, ये सॉरी ये जो एयर है ये मूव कर गई ऊपर की तरफ। अब ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि कन्वेक्टिव करंट की तरफ ऊपर जाके कूल वगैरह होती है, अगेन कंडेंसेशन वगैरह हो जाता है। अगर न्यूक्लियर कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मिल जाए तो रेनफॉल वगैरह भी होती है, वो अलग बात है, हम आगे रेनफॉल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाता है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये हीट ट्रांसफर हो रही है, अलग लेयर की तरफ जा रही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है क्योंकि ये गर्म हल्की डेंस लेयर ऊपर मूव कर रही है, क्लियर। सो दिस इज वन मैकेनिज्म। एडवेक्शन, अगर आपको ये देखिएगा, समझ लो लू की बात करते हैं, लू सुनिए गर्मियों के टाइम में होती है, बहुत बहुत ही हीट स्ट्रोक्स वगैरह कॉज करती है। अब आपने देखा कि वो एयर इन मोशन इज नोन एज विंड, और वो विंड हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब जिस इलाके से वो आ रही है वहां पे वो क्या है, ड्राई है, गर्म है, जिस इलाके में वो जाएगी वहां पर भी वो गर्मी प्रोड्यूस करेगी, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस यानी कि ड्राइनेस, एरिडिटी डालेगी। इसीलिए याद रखिएगा, एडवेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ एयर प्लस एनर्जी एंड हीट ऑब्वियसली थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑब्वियसली विंड। जब एयर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, उस वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको कहा जाता है एडवेक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडवेक्शन। मिडिल लैटिट्यूड्स में मोस्ट ऑफ द डायोर्नियल वेरिएशन, जो डेली वेरिएशंस होती हैं, वो एडवेक्शन की वजह से होती है। इसका सबसे एग्जांपल है लू। लू इन इंडिया इज आल्सो एन आउटकम ऑफ द एडवेक्शन प्रोसेस। और आप जानते हो जब लू चल रही होती है तो घर में बोलते हैं कि घर के अंदर रहो, शिकंजी पियो, ठंडा पियो, ताकि आपको लू ना लग जाए। लू का मतलब हीट स्ट्रोक ना हो जाए एक्सट्रीम लेवल में। तो ये किस वजह से, एडवेक्शन के प्रोसेस से है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, रेडिएशन। अब देखिएगा, रेडिएशन में होता है कि जहां पे आप जब आप स्टडी करते हैं, इसमें हम दो तरीके की ऑब्वियसली पढ़ेंगे,
अर्थ रिसीव्स इंसुलेशन फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स विच इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब अर्थ और सन क्या कॉन्टैक्ट में है? नहीं है, बट कुछ एनर्जी की वेव्स आई हैं जो हमको हीट कर रही हैं, तो विदाउट इन कॉन्टैक्ट, सो दीज रियलाइज दिस, these are the energy that is received without being in contact also. So अब आप देखिएगा सन की जो एनर्जी आई, वो उसकी जो वेव्स, एनर्जी वेव्स आई हैं, वो हमारे अर्थ को हीट कर रही हैं, एटमॉस्फेयर को भी हीट कर रही है, अर्थ भी हीट हो रहा है। इसको क्या कहा जाता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अब ये होती है शॉर्ट वेव में। हम अभी पढ़ेंगे शॉर्ट वेव्स क्या होता है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अब आप देखते हो जब अर्थ है उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व करी तो कई चीजें वो रिलीज भी करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि अगर वो हीट ऑब्जॉर्व ही करता रहेगा तो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी रिसीव हो रही है। वन हैज टू गिव आउट, एमिट ऑल्सो एनर्जी ना, तभी तो बैलेंस एंड टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो जो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करी होती है अर्थ ने, वो कुछ समय के बाद बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिलीज होती है। वो जो रिलीज होती है उसको वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में होती है। अगेन, while the earth after being heated itself becomes a radiating body and it radiates heat to the atmosphere in the form of long wave form. This is known as terrestrial radiation. अब atmosphere जो है वो incoming solar radiation से भी heat हो रहा है, obviously earth का surface भी हो रहा है। atmosphere तो heat हो रहा होगा ना जब incoming solar radiation हो रहा है। हम तो अभी अर्थ सरफेस की बात कर रहे थे कंडक्शन वगैरह में, बट जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है तो एटमॉस्फेयर भी हीट हो रहा होगा, ऑब्वियसली अर्थ भी हीट होगी जो अर्थ में सरफेस में पहुंचेगी रेडिएशन। जब हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करते हैं जो अर्थ की तरफ रेडिएट करी गई है, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी हीट होगा, क्योंकि ये भी एनर्जी रेडिएट करी जा रही है। तो एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हीटेड बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑल्सो एंड दी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑल्सो, और वो बैलेंस मेंटेन करता है अलग अलग से, वो हम पढ़ेंगे हीट बजट के अंदर। अब आया सवाल कि सर ये शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव की क्या बात हुई? ध्यान से देखिए, अगर आपको याद रखना है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने अगर फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, एक बेसिक चीज होता है, याद रखो, जीएक्सयू विमर, जीएक्सयू विमर, VIMR। अभी क्या हुई? G फॉर गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, U फॉर यूवी रेज, V फॉर विजिबल लाइट, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव। अब पहली चीज समझ लो, ये आपको पता होना चाहिए कि जीएक्सयू विमर है, क्लियर? अब एक चीज समझिए, यहां पर जो आपकी गामा रेज हैं ये बोली जाती हैं हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वेव्स। जैसे जैसे आप यहां से यहां मूव करते रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी वेव की कम होती रहती है, क्लियर? तो दैट मींस गामा रेज आर हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स और ये लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी वेव्स हैं। अब जानते फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है, इस वजह से अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, यहां पे ये लो फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्लियर? अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है, ध्यान से देखिएगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो आपकी ये सारे चीजें हैं उसके अंदर। क्या है उसके अंदर? एक्सरेज गामा रेज भी है, बहुत लिमिटेड नंबर में होती है, बहुत कम, बट होती हैं। विजिबल लाइट भी होती है जो आ रही है। मेजरली आपकी क्या होती है? यूवी रेज। अब आप देखिएगा यहां पे शॉर्ट वेव बोला गया क्योंकि इनकी वेवलेंथ छोटी है। शॉर्ट वेव यानी कि वेवलेंथ छोटी है। इसके अंदर एक्सरेज गामा रेज भी होती है, मिनिमम नंबर में होती है, बट मेजरली आपका यूवी रेज होती है। अब ये क्या है? शॉर्ट वेव है क्योंकि इनकी हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो आ रही है सन के द्वारा, दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दीज आर मेजरली यूवी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ऑल ऑफ देम है, बट मेजर जो है वो यूवीज है। उसके अंदर इनकमिंग में सारी चीजें हैं ये, बट मेजर यूवी है। और आप जानते हैं ये हाई एनर्जी वाला ब्रैकेट है, हाई एनर्जी विजिबल लाइट से इधर वाला खासकर बहुत हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो ये वेवलेंथ जो है इनकी छोटी है, इसलिए वो शॉर्ट वेव बोला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इन विजिबल लाइट से जो इधर वाली पार्ट होती हैं वो सारी कही जाती हैं अगेन लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी बट लॉन्ग वेव वाली। अब जो पृथ्वी के द्वारा जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करी गई सरफेस के द्वारा, वो बाद में हीट को मेंटेन करने के लिए, बजट को मेंटेन करने के लिए रेडिएट करा जाता है। और उसमें से ऑब्वियसली बहुत सारी और वेव्स भी होती है, बट उसमें से मेजर होती है इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड क्या है? इट कम्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। मेजर कंपोनेंट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज इंफ्रारेड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग वेवलेंथ वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब वापस आ जाओ, लॉन्ग वेव फॉर्म शॉर्ट वेव। तो आप जानते हैं अगर मैं मेजर कंपोनेंट लिखूं तो ये शॉर्ट वेव के अंदर क्या आएगा?
यूवी, लॉन्ग वेव जब मैंने लिखा तो क्या आएगा, इंफ्रारेड, IR। इस चीज को याद रखिएगा। ऑब्वियसली देयर आर अदर वेव्स आल्सो, अकेली नहीं आ रही हैं, बहुत सारी और चीजें आ रही होती हैं अलग अलग स्पेक्ट्रम में, बट मेजर कंपोनेंट तो इसमें क्या हुआ, मेजर कंपोनेंट आपका आया अल्ट्रावायलेट यूवी, जो रेडिएट हुआ मेजर क्या है, इंफ्रारेड। इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटी है, दैट इज वाई शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि ये हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। इंफ्रारेड क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी वेव्स है, बट इसकी लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी वेव्स है, बट वेवलेंथ लंबी है, इस वजह से क्या हुआ, लॉन्ग वेव। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अगर ये समझ आ गया तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें चल रही है, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव वाली बात हो रही है, वो इस स्पेक्ट्रम द्वारा। ये आपको बेसिकली साइंस में भी पढ़ना पड़ता है, तो यहां भी हमने उसकी एप्लीकेशन करी, मोर देन सफिशिएंट होगा आप लोगों को समझने के लिए। चलिए, अब आया हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। अब देखो, हम लोगों ने अभी लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव वगैरह वगैरह बातें करी। इसी चीज में क्या इंपॉर्टेंट है कि अब मैंने बोला कि हीट वेव्स आ रही हैं, सही बात है, अच्छी बात है, आ रही हैं। अब इसका कोई बैलेंस भी तो मेंटेन होगा। क्यों? अब हीट आती रहेगी सिर्फ तो हम तो कितने ज्यादा गर्म हो जाएंगे, या जाती रहेगी तो कितने ठंडे हो जाएंगे। तो इसका मतलब कोई तो मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से अर्थ में लाइफ भी पॉसिबल हो रखी है। आप जैसे समझ लीजिए, हम लोग या आप लोग जहां भी अपने घर में बैठे हुए हैं, आप रियलाइज करते हैं कि ठीक है, सर्दियों में थोड़ी ठंडी होती है, गर्मियों में थोड़ा गर्म होता है, बट आपकी लाइफ पॉसिबल हो रखी है। वो कई रीजन हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एक बजट मेंटेन है। बजट मतलब जैसे आपका घर होता है, घर के अंदर आप देखते हो कि कुछ पैसे आपकी इनकम आई, उस इनकम में से कोई चीज आप स्पेंड करोगे, कुछ सेव करोगे। उसी तरीके से हीट एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट चलता है। कुछ एनर्जी आ रही है, कुछ उसमें अलग अलग जगह डिसिपेट वगैरह हो रही है, कई चीज वापस रिलीज हो रही है, तो मतलब एक बजट है। यानी कि घूम फिर के एक बात बताओ, अगर मैं मोटा आपसे पूछूं, आपकी इनकम 100 रुपए है और आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैक्सिमम एबिलिटी फॉर यू टू स्पेंड क्या है, 100 रुपए ही है। यस, यानी कि जितना आ रहा है मैक्सिमम उतना ही स्पेंड कर सकते हो जितना जा रहा है। तो एक बैलेंस मेंटेन होता है इसी तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हीट बजट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो बैलेंस है, जो इनकमिंग रेडिएशन आ रही है और जो अर्थ द्वारा रिलीज हो रही है, उसका एक बैलेंस मेंटेन है, ताकि हीट या एनर्जी एक लेवल में मेंटेन रहे अर्थ के अंदर। ठीक है, ताकि इस वजह से टेम्परेचर भी बहुत हाई ना हो जाए, कम ना हो जाए, वो भी मेंटेनेंस होती है इसमें। देखते हैं बेटा, इसके दो पार्ट्स हैं, देखिए ध्यान से। हीट बजट में एक होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का पार्ट, दूसरा होता है आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का पार्ट। इनको दो हिस्सों में करोगे आप। क्लियर? अब देखिए, समझ लीजिए टोटल इंसोलेशन जो आपके अंदर आ रहा है वो 100% है, ये 100 यूनिट्स है। आपको जितने यहाँ नजर आ रहे हैं वर्ड्स 14, 13, 65 वगैरह, इसको आप यूनिट्स की तरह ले लीजिए। जैसे 100 यूनिट्स या 100% ले लिया, तो ये आप 27% लिखो या 27 यूनिट्स लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मैंने मान लिया कि 100% या 100 यूनिट्स हैं जो सन के द्वारा इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन हो रही है। अब इस वे से सारी की सारी सरफेस में तो नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्यों होंगी? देखो, रिफ्लेक्शन बाय क्लाउड। अब आप देखिएगा 100 यूनिट्स टोटल इंसुलेशन है, इसमें से कोई चीज जब क्लाउड से टकराएगी वो वापस चली जाएगी। ये याद रखिएगा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला आउटर स्पेस है, ये वाला हमारा एटमॉस्फेयर है, और ये जो लाइन है ग्रीन वाली, अर्थ की सरफेस है। ठीक है, आउटर स्पेस यानी कि बाहर से रेडिएशन आई, वो क्लाउड से टकराई और ये वापस चली गई, यानी कि मैंने -27 लिख लिया है, यानी कि ये हमारे कोई मतलब की नहीं हुई। क्यों? क्लाउड्स ने वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन थी, उसमें से 100 यूनिट्स में से 27 यूनिट्स तो क्लाउड्स ने ही बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस चली गई। राइट? क्योंकि वो वेव फॉर्म है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, हमारे किसी काम की नहीं हुई। उसी तरीके से आप देखेंगे कुछ यूनिट्स, 2 यूनिट जो पृथ्वी में पहुंचती है, हो सकता है स्नो कवर वगैरह हो, कई सारी चीजें होती, उससे भी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। तो यानी कि 2 यूनिट्स लॉस हो गया अर्थ पे आने के बाद भी, ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ। जैसे आप देखते हो कई कई अलग अलग सर्फेसेस में, हम एल्बिडो बोलते हैं, कई अलग अलग सर्फेसेस की रिफ्लेक्टिव एबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे अब आप अगर स्नो देखो तो बहुत लार्ज नंबर वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसी तरीके से 2 यूनिट्स यानी कि 2% इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द आउटर स्पेस बाय द अर्थ। अब जब आप उसमें से कुछ 6 पार्ट्स, अब देखिए 27 स्पेस में डिसिपेट हो गया,
दो अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट हो गया, अर्थ में टकराया, कुछ सरफेस जो ऐसा भी होगा रिफ्लेक्ट हो गया, स्कैटर टू स्पेस। अब आप देखते हो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो जब रेडिएशन आती हैं उनसे टकराने के बाद अगेन आउटर स्पेस में स्कैटर हो जाती हैं। तो ये 6 यूनिट्स वापस स्कैटर हो गई कहां पे? आउटर स्पेस में। अब आप समझिए, आउट ऑफ द 100 यूनिट्स जो हमारे पृथ्वी की तरफ आई, उसमें से 35 यूनिट्स या 35% ऑलरेडी बाहर चली गई। क्यों? क्लाउड्स ने हटा दिया, बाहर भेज दिया, अर्थ ने बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया और स्कैटर हो गया, तीन चीजों की वजह से। अब कितना यूनिट्स हैं जो बची हमारे पास? 65 यूनिट्स, यानी कि 100 माइनस 35 क्या हुआ? 65 यूनिट्स बची। अब इसके अंदर हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड हीट बजट ऑफ द एटमॉस्फेयर हम करते हैं। कैसे? कि क्या क्या एनर्जी अर्थ की सरफेस पे आई और क्या क्या एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर आई। देखिए, अब जो इस 65 यूनिट्स में जो बचा हुआ है, 35 तो चला गया, कोई मतलब का नहीं, लॉस, भाग गया, 65 बचा। अब इसमें से देखोगे हीट बजट ऑफ द अर्थ, देखो, बाय डायरेक्ट रेडिएशन एंड बाय स्कैटर्ड रेडिएशन। देखिए, जो हीट इंसोलेशन आ रहा है, जो हीट आ रही है, 34 यूनिट्स जो है वो अर्थ का सरफेस ऑब्जॉर्ब कर रहा है। उसको क्या करा? 34 यूनिट्स जो है वो अर्थ के सरफेस ने डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि वो 34 यूनिट्स या 34% ऑफ द एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, यानी कि उसने एनर्जी उससे हीटिंग के लिए या सरफेस को हीट करने के लिए यूज कर ली। अब जब इंसुलेशन आ रहा था तो कुछ पार्ट्स तो स्कैटर होकर आउटर स्पेस में चले गए होंगे, कुछ इंसुलेशन स्कैटर होते 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 कहीं ना कहीं वापस अर्थ की तरफ आया होगा, वो 17 यूनिट्स माना जाता है। देखिए, ये जो सारी चीजें करी जा रही हैं आपके सामने, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जो अलग अलग एनर्जी कितना आया क्या, वो मैट्रिक्स के द्वारा बहुत सारा ऑब्जॉर्व करा स्टडी करा जाता है। ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपको समझाने के लिए, ये मोर देन सफिशिएंट है और ये पेपर में आता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, 34 यूनिट्स बाय डायरेक्ट इंसुलेशन, डायरेक्टली जो आया वो ऑब्जॉर्व हो गया। 17 यूनिट्स वो है जो स्कैटर हुई थी लाइट, कुछ तो स्कैटर होकर बाहर चली गई, कुछ अर्थ की तरफ ही आ गई डायरेक्टली, तो वो ऑब्जॉर्व हो गई। तो यानी कि अर्थ ने 100 यूनिट्स में से कितने यूनिट्स ऑब्जॉर्व करे? 34 बाय डायरेक्ट रेडिएशन, 17 बाय इनडायरेक्ट या स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी कि 51 यूनिट्स। यानी कि 65 यूनिट्स जो हैं वो उसमें से 51 यूनिट्स अर्थ ने ऑब्जॉर्व कर लिए। जो बाकी के 65 में से माइनस करो, 51 माइनस करो 65 में से, तो कितने मतलब 14 यूनिट। वो 14 यूनिट्स जो थे वो एटमॉस्फेयर ने ऑब्जॉर्व कर लिए हैं, प्लस 14 ऑब्जॉर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर। यानी कि 100 यूनिट्स आए। 100 यूनिट्स कहां से आए? सन की तरफ से, लेटर से जो हमारी अर्थ में पहुंच रही है वो 100 यूनिट्स है। उसमें से 27 यूनिट्स स्कैटर हो गए, 20 यूनिट्स रिफ्लेक्ट हो गए वापस क्लाउड्स के द्वारा, 2 यूनिट्स अर्थ ने डायरेक्टली वापस भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और 6 यूनिट्स स्कैटर हो गए ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स वगैरह दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और वापस स्पेस में। इसमें से 35 यूनिट्स गए, बचे 65। 65 में से आप रियलाइज करिए, जो इंसुलेशन आ रही है डायरेक्टली अर्थ में भी पहुंच रही होगी, कहीं क्लाउड कवर नहीं होता तो इंसुलेशन तो बेटर आएगी, तो उसमें से 34 यूनिट्स जो है 100 में से वो ऑब्जॉर्व कर लिया अर्थ ने, और 17 यूनिट्स स्कैटर्ड लाइट के द्वारा। तो यानी कि जो 65 यूनिट्स बचा था उसमें से 51 यूनिट्स तो अर्थ ने ऑब्जॉर्व कर लिया। अब 14 यूनिट्स जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी तो ऑब्जर्वेशन अब कुछ ऑब्जॉर्व करेगा ना, वो अलग अलग गैसेस वगैरह, वाटर वेपर या वगैरह, बहुत सारे गैसेस वगैरह, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा राइज होगा, यानी कि एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, तभी वेरियस डायनेमिक प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर आल्सो। सो ये 14 यूनिट्स ऑब्जॉर्व कर लिया गया है एटमॉस्फेयर द्वारा। तो ये है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का पार्ट। ये देखिए, अब घूम फिर के क्या हुआ, टोटल 100%, तो ये भी 100% ही हो गया, 65 प्लस 35 क्या हुआ, 100। ये 65 का क्या पार्ट है, 51 और 14, तो ये भी 65 हो गया, तो ये मेंटेन हो गया। अब आगे चलते हैं, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आउटगोइंग, अब देखिए ध्यान से, यहां पे एनर्जी लॉस्ट, देखो इसमें बोला जाता है कि एनर्जी लॉस्ट जो है वो हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड हीट बजट ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ लेते हैं पहले। चलो देखो एवरीबॉडी, 23 यूनिट्स जो ऑब्जॉर्व हो रखी थी हम उसमें से निकाल रहे हैं। आपने देखा था अर्थ ने कितना ऑब्जॉर्व करा, 51, यानी कि अर्थ के पास अभी 51 यूनिट्स एनर्जी प्रेजेंट है थ्रू 34 यूनिट्स थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन एंड 17 यूनिट्स थ्रू व्हाट, स्कैटर्ड रेडिएशन। तो अब ये
सारी एनर्जी, कुछ एनर्जी अब रिलीज करेगा बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो अब देखो इसने क्या छोड़ा, एनर्जी लॉस्ट 23 यूनिट्स जो है ये रिलीज करी गई, 9 यूनिट्स थ्रू दिस रिलीज करा गया, 19 यूनिट्स थ्रू इवेपोरेशन रिलीज करा गया। अब ये देखो जितना आया था उतना इसने रिलीज भी करा। किस किस चीज में यूज हुआ है वो अलग बात है, किस किस चीज में यूज हुआ है दैट इज अ डिफरेंट केस। 23 यूनिट्स हैज बीन बेसिकली गिवन आउट, उसमें से 6 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर लिया अपने आप को हीट होने के लिए, और 17 यूनिट जो है वो आउटर स्पेस में रेडिएट हो चुका है, यानी कि 23 यूनिट्स लॉस। 9 यूनिट्स अर्थ के द्वारा लॉस हुआ है टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन में। अब ये लॉस हुआ है तो वो एनर्जी किसने गेन करी, वो किसने गेन करी, एटमॉस्फेयर ने। जो लॉस यहां से हुआ है वो एटमॉस्फेयर ने अपनी एनर्जी गेन करने के लिए यूज कर लिया। 19 यूनिट्स अगेन इवेपोरेशन के द्वारा लूज हुआ, उससे क्या एनर्जी मिली एटमॉस्फेयर को, तो एटमॉस्फेयर, ये पार्ट क्या था एटमॉस्फेयर का। तो अब आप देखो तो एटमॉस्फेयर ने क्या एनर्जी गेन करी, 6 यूनिट ऑब्जॉर्ब्ड, 9 यूनिट्स बाय टर्बुलेंस and convection and 19 units by evaporation. तो heat budget of the atmosphere is heat absorbed is 6 plus 9 plus 19 34. अब इंटरेस्टिंग चीज आई, मैंने 34 के प्लस 14 करा हुआ है, ये 14 कहां से आया? डू यू रिमेंबर पिछले केस में मैंने बोला था एटमॉस्फेयर के पास पहले से 14 यूनिट प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो जब इंसुलेशन हो रहा था तो उस टाइम में भी 14 यूनिट ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेयर के पास प्रेजेंट थी। तो यानी कि 14 यूनिट के साथ ये जो एनर्जी अर्थ ने रिलीज करी 23, 9 और 19, इसमें से 6 ऑब्जर्व हुआ, 6 प्लस 9 प्लस 19, ये तो हो गया 34, प्लस 14 यूनिट तो पहले भी एटमॉस्फेयर के पास थी, तो वो हो गया 34 प्लस 14 प्रीवियस ऑब्जर्व, वो हो गया 48 यूनिट्स। क्या हो गया 48 यूनिट्स। अब देखो यानी कि एनर्जी लॉस्ट यानी कि 48 यूनिट्स हो गया, क्लियर। अब रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज व्हाट 17। दूसरी चीज देखिएगा, ये जो टोटल एनर्जी लॉस्ट हुई ये क्या था 48, 48 प्लस 17 कितना हो गया 65, 65 एनर्जी ऑब्जॉर्ब कितनी हुई थी अर्थ ये आपके एटमॉस्फेयर के द्वारा और अर्थ के द्वारा 65, रिलीज कितनी हुई 65, यानी कि जितनी आई उतनी गई। तो दिस इज द बैलेंस दैट इज मेंटेन्ड व्हिच इज नोन एज अ हीट बजट ऑफ द अर्थ। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी। चलिए, सो वी हैव डन विद दिस। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, बट अगेन याद रखिएगा इसको समझ एक बार आ गया तो क्लियर होगा, जो मैंने कराया उसको एक दो बार पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर आप वेरिएशन देखेंगे नेट हीट बजट एट दी अर्थ्स सरफेस, आप रियलाइज करोगे ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 40, ये है व्हाट 40 डिग्री, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपके 40 डिग्री से नॉर्थ एंड साउथ के बीच में द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन दैट इज रिसीव्ड इज मच मोर, जानते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, जितना लॉस हो रहा होगा उससे ज्यादा आ रही एनर्जी। पोल्स के रीजन जो है वहां पे आप जानते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती है तो इतनी हीट भी नहीं जाती है, तो यानी कि वहां पे एनर्जी की कमी होगी, यहां पे एनर्जी का सरप्लस होगा। तो अब ये देख लीजिए, अगर मैं यहां पे ये वाली जो व्हाइट लाइन है इसको सोलर रेडिएशन बोल दो ना, सोलर रेडिएशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो यहां पे बहुत ज्यादा होगा इक्वेटोरियल रीजन के आसपास 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज, प्लीज याद रखिए 40 डिग्री नॉर्थ है, ये 40 डिग्री साउथ है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। मैंने इसको उल्टा कर सकते हो आप चाहो तो, बट मैंने टेढ़ा करके दिखाया, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल दिखा रहे हैं, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर, ये 40 डिग्री नॉर्थ, ये 40 डिग्री साउथ। अब इसके बीच में आप याद रखिए 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में द इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वन दैट इज गिवन आउट। तो यहां पे ये जो व्हाइट लाइन नजर आ रही है आपको, दिस इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये ग्रीन में है। अब बोलोगे सर यहां पे ज्यादा है इनकमिंग और जो आउटगोइंग है वो कम है, क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी आ रही है, रिलीज हो रही है बट ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो ऑब्वियसली यहां पे सरप्लस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तभी आप देखते हो जो इक्वेटोरियल रीजन है वो रीजन है जहां पर कन्वेक्टिव करंट्स इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा आपके थंडरस्टॉर्म्स हो रहे होते हैं, इतने ज्यादा आपके कन्वेक्टिव रेनफॉल हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी, तभी डायनामिसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, इस वजह से बहुत डायनेमिक नेचर होता है एटमॉस्फेयर का उस रीजन में, इक्वेटोरियल बेल्ट में, खासकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। बट मोटा मोटा 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में एनर्जी सरप्लस होता है। अब आप देखोगे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे इतनी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है,
बट रेडिएट हो रही होगी, क्योंकि अगेन बैलेंस मेंटेन होता है, तो मोटा मोटा कहीं पर ज़्यादा है कहीं पे कम है। यानी कि इन रीजन्स में 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से आप 40 डिग्री साउथ से आप नीचे चले जाओ 90 की तरफ, या 40 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ चले जाओ, तो देयर इज डेफिसिट ऑफ एनर्जी, बट फ्रॉम 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ देयर इज सरप्लस ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाट वर्टिकल वेरिएशन इन द नेट हीट बजट इन द अर्थ सरफेस। ये हो गया नेट रेडिएशन। अब क्या नेट रेडिएशन होता है? डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। यानी कि नेट रेडिएशन यहां पे पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, तो यानी कि ये रीजन सरप्लस हो गया, ये डेफिसिट हो गया। क्लियर? चलिए आगे। टेम्परेचर, राइट द हेडिंग टेम्परेचर, जल्दी लिखिए हेडिंग क्विकली एवरीबॉडी, राइट द हेडिंग टेम्परेचर। सबके सब हेडिंग डाल लीजिए। ओके जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, वो इसलिए टेम्परेचर अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने इंसुलेशन स्टडी करा है। आप जानते हैं इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एनर्जी है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में भी इन्फ्लुएंस करेगा। जहां पे रेडिएशन कम मिलता है वहां पे पॉसिबिलिटी टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। जैसे पोलर रीजन है, वहां पे स्लांटिंग रेज ऑफ द सन जाती हैं 6 महीने तक, एक पोल में सर्दी हो, एक पोल में डार्कनेस होगी, एक में प्रॉपर सनलाइट रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द अपैरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन, राइट। अब आप याद रखिएगा कि इस वजह से आप रियलाइज करते हैं कि टेम्परेचर में भी वेरिएशन होती है, इसलिए टेम्परेचर भी स्टडी कर लेते हैं हम। The interaction of insulation with the atmosphere and the Earth's surface creates heat, right? Interaction of insulation with the atmosphere and the Earth's surface create करेगा heat, और which is measured in the terms of temperature. हीट एनर्जी आ रही है, वो आपके एटमॉस्फेयर को हीट कर रही है, वो आपके लैंड सरफेस को हीट कर रही है, तो इसको मेजर कैसे करोगे? टेम्परेचर के द्वारा, कि टेम्परेचर कितना है, तो यानी कि उसी चीज को आप मेजर कर रहे हो ना, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को सिंपल वर्ड्स में बोलो, व्हेन द हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड और थिंग और प्लेसेस। हीट रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड हो तो मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाएंगे। टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बिकॉज ऑफ द हीट दैट इज प्रोवाइडेड। तो ये हो गया टेम्परेचर। अब आप ध्यान से देखिए, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी सिमिलर टू जो हमने इंसुलेशन पढ़ा है। देखिए लैटिट्यूड, अब देखिए as we move higher in the latitude the temperature falls. Why? Because of the slanting rays and obviously the apparent migration. आप जानते हैं कि slanting rays होती है तो वहां पे इंसुलेशन स्लांटिंग में जाता है तो बहुत ज्यादा एरिया में जा रहा है, बट एक जगह कन्फाइंड नहीं है, और ऑब्वियसली डिफ्यूज्ड तरीके से हो जाता है, तो वहां पे डायरेक्ट रेज न जाने की वजह से इंसुलेशन भी बहुत कम हो जाता है। तो दैट मीन्स लैटिट्यूड मीन्स एज यू मूव हायर फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ऑब्वियसली द इंसुलेशन रिसीव्ड विल ऑन अ नॉर्मल केसेस डिक्रीज। जब आप पोल्स में जाते हैं तो और ज्यादा कम इंसुलेशन होता है, क्योंकि लैटिट्यूड जो है बढ़ गई है। एल्टीट्यूड, एज वन मूव्स हायर इन द एल्टीट्यूड टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे आप अभी समझ लो, आप प्लेन इलाके में, लेट अस से देहरादून एंड मसूरी, अब देहरादून किस हाइट में है, उससे ज्यादा हाइट में मसूरी है, मसूरी में ठंडा होगा, क्यों होगा? क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ गई है। दैट इज वाई कई जगहों में, जैसे इक्वेटर के इलाके हैं, कई इक्वेटर के आसपास बहुत सारे माउंटेन पीक्स होते हैं जिसपे बर्फ होती है। क्यों? इक्वेटर है, इसलिए है क्योंकि एल्टीट्यूड का फैक्टर डोमिनेंट है। याद रखिएगा, सारे जो फैक्टर्स आपके हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके काम करते हैं। इक्वेटर में गर्मी ज्यादा होती है, बट देयर कैन बी माउंटेन पीक्स व्हिच आर कवर्ड विद व्हाट? स्नो। व्हाई? बिकॉज ओवर देयर हाइट ऑफ द mountain is, let us say very tall mountain is there, as the height in altitude increases the temperature starts decreasing 6.5 degree Celsius per 1000 meters. So by default at the peak possibly वहां पे बर्फ हो। So temperature is also influenced by the altitude. Next comes distance from the sea. अब सी क्या करता है? एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आप देखिएगा, जितना आप कॉन्टिनेंट के अंदर जाते रहेंगे, जो सी से दूर होगा वहां पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है, राइट। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, बॉम्बे या मुंबई ले लीजिए या नांदेड़ ले लीजिए। अब नांदेड़ इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे इज इन द कोस्टल रीजन। अब वहां पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी होता है, लगभग पूरे साल भर सिमिलर तरीके का वेदर कंडीशंस होती हैं। नांदेड़ चले जाओगे वहां एक्सट्रीम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटीरियर में है। सी एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लाता है, ठीक है, तो ये भी एक चीज हो गई। नेक्स्ट ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स में आप रियलाइज करिए, बहुत जगहें हैं जहां पे ओशन करंट्स होते हैं, जैसे वार्म एंड कोल्ड। जिन इलाकों में कोल्ड करंट्स होंगे वो उन कोस्टल इलाकों को ठंडा करेंगे,
जो वार्म करंट्स मूव करेंगे वो उन कोस्टल इलाकों को गर्म कर देंगे। तभी आप रियलाइज करिएगा, जस्ट टू शो यू एन आइसोथर्म, आगे बढ़ के एक मिनट, ये आपको जनवरी का आइसोथर्म नजर आ रहा है। आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर, ये ऊपर की तरफ हो रखा है। यहां गल्फ स्ट्रीम का करंट मूव करता है, जो कि इन इलाकों के, जबकि ठंडे इलाके हैं, यहां के कोस्टल इलाके आइस फ्री होते हैं। कई क्यों होते हैं? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम उनको बर्फ जमने नहीं देता वहां पे सही तरीके से, तो कोस्टल इलाके हो जाते हैं आइस फ्री। अब देख सकते हैं आपकी टेम्परेचर जो ये देखो यहां पे 10 डिग्री ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रखा है? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम है, तो कोशन करंट्स का रोल है ये। हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रही विंड्स। विंड्स आप जानते हो, विंड्स कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ रीजन। जैसे कि लू आप देखते हो, नदर्न इंडिया के प्लेन्स जो है वहां पे लू मूव करती है, वहां पे बहुत गर्मी एरिडिटी लेकर आती है। सो लू। नेक्स्ट इज स्लोप्स ऑफ द माउंटेन बैरियर्स। You can take the example of Himalayas. You realize that cold Siberian winds are basically stopped by what? By the massive Himalayan regions. अगर हिमालयस ना होते तो शायद आपका पूरा इलाका जो हमारे इंडिया का नदर्न पार्ट है, प्लेन्स वगैरह, उसकी जगह वो पूरा का पूरा क्या होता, बर्फ से ढका होता। इस वजह से क्या होता है, वहां का टेम्परेचर को रोक लिया, यानी कि कम होने से रोक लिया है। अभी ठंड है नदर्न प्लेन्स में, बट बर्फ नहीं है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि हिमालयस है वहां पे। सो इस वजह से याद रखिए, बैरियर्स एंड स्लोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑल्सो। दीज आर ज्योग्राफिकल बैरियर्स, राइट। चलिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड रीजनल। अगर मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको मैंने हर तरीके का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ये हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन वगैरह जब स्ट्रक्चर कर रहे थे तो मैंने बता दिया था कि कैसे आपके टेम्परेचर इतना ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। मीसोस्फेयर में अगेन क्लोज टू -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो दिस इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। अब देखिए हल्का सा आइडिया ले लीजिए, वर्टिकल में भी टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो हायर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रोपोस्फियर मेजरली बात कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ द एयर इज लेस, डस्ट एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा मिनिमल है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो मिनिमल हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। इस वजह से आप रियलाइज करते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर खासकर ट्रोपोस्फियर से बात करें, ट्रोपोस्फियर के अंदर भी आप देखोगे कि डिक्रीज इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स और 1 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फियर के अंदर आप जनरली देखते हो चेंजेस। प्रेशर इन्वॉल्व आर कंडक्शन, प्रोसेसेस इन्वॉल्व आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर हम ट्रोपोस्फियर देखें तो उसके अंदर सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं आपके। Why are we talking mainly about troposphere? Because all the weather phenomena take place in the troposphere. Other layers के ऊपर नहीं होता ये सब, इस वजह से हम लोगों का मेजर फोकस यहाँ पे हमने ट्रोपोस्फियर के पर्सपेक्टिव से बताया है। तो ये चीजें देख लीजिए, रीजंस है कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है। खासकर डेंसिटी एयर कम होती है जैसे ऊपर जाते हो, डस्ट वाटर पार्टिकल्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स को इतना ऊपर ले जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसके भी वेट तो कुछ होगा, तो इतना ऊपर लेयर में नहीं होते वो। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी मिनिमल हो जाती है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जो हीट करेगी वो लोअर लेयर्स को ज्यादा करेगी इन कंपैरिजन टू अपर लेयर। इस वजह से ये रीजन होता है कि टेम्परेचर ऊपर डिक्रीज होता है। क्लियर। चलिए आइसोथर्म, अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। जो ये लाइनें बनाई गई हैं ये वो रीजन है जिनमें टेम्परेचर इक्वल है। अब ये आइसोथर्म जानवरी का है, इसको एनालाइज करिए। देखिए ये 20 डिग्री लिखा हुआ है, ये वाला आइसोथर्म क्या है 20 डिग्रीज, ये 10 डिग्रीज, ये 0 डिग्रीज, ये -12.5 डिग्रीज, ये -25 डिग्रीज, ठीक है, -25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ये भी क्या है 20 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, 0 डिग्रीज। ये थर्मल इक्वेटर हो गई, यानी कि एक मीन हो गया उसका। अब देखिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे। अब देखिए ये जनवरी का आइसोथर्म है। आप रियलाइज करते हैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। यहाँ पे आइसोथर्म्स कॉन्टिनेंट्स में थोड़ा नीचे मूव कर रहे हैं, ओशंस में ऊपर की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन, यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ओशन में ऊपर की तरफ, कॉन्टिनेंट में नीचे। एक चीज नेक्स्ट आप देखते हो कि नदर्न पार्ट में ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, सदर्न पार्ट में लगभग स्ट्रीमलाइन है। ये आइसोथर्म्स है। आइसोथर्म्स आर प्लेसेस जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर। एक जितना टेम्परेचर है उतना ही है ना, जहां जहां ये लाइन ज्वाइन करे 20, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस है हर जगह, 10 में 10 जगह है। अब आप देखते हो ऊपर वाले नदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में वेरिएशन है। ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम एग्जामिनेशन में पिछले साल, राइट। इसीलिए बोलता हूं कि जो ग्राफ, जो मैप्स प्रेजेंट है आपके एनसीईआरटी तक में, अगर आपने वो ठीक तरह से करे हैं। आप क्या करते हो जब ये मैप देखते हो,
आपको लगता है कौन पूछेगा सवाल इसमें से, क्या टाइम पास है, लाइनें तो बनी हुई है, छोड़ दो। और उसी वजह से फिर आपके वो 2 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 नंबर, 10 नंबर एग्जाम में गोल हो जाते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ अगर ज्योग्राफी के मैप पे कर रहे हो तो इसी तरीके से बाकी जगहों में भी करोगे। जैसे हिस्ट्री में छोटे छोटे से डब्बे होते हैं, ब्लॉक्स, जिनके अंदर कोई फोटो बनी होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, यूपीएससी वहां से पूछ लेता है। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी मैप्स, छोटे मोटे जो डब्बों में चीज़ें इंफॉर्मेशन दी होती है एनसीईआरटीज में, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में, वहां से उठा लेता है। हम निग्लेक्ट करते हैं, ये चीज़ तो हर किताब में प्रेजेंट होती है। इसलिए याद रखिएगा, ये सवाल अगर आता तो आप, अगेन मेनी पीपल फेल टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ फ्यू मार्क्स, है ना, यही छोटे छोटे मार्क्स होते हैं जो आप निग्लेक्ट करते हैं जब आप बुक्स को ठीक तरह से नहीं पढ़ते। दैट इज वाई हैव कवर्ड हियर द स्टैंडर्ड बुक्स एंड द एनसीईआरटीज ऑल्सो, ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए। क्लियर? अब अगर अभी ऑब्जर्वेशन देखोगे कि क्यों हो रहा है, लेट अस सी दिस। जनरली आइसोथर्म्स आर पैरेलल टू द लैटिट्यूड। अगर आप देखोगे नॉर्मली, अगर आप देखो जो लैटिट्यूड्स हैं उनसे आइसोथर्म पैरेलल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बट डेविएशन इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई। तो अगर आप जनवरी का महीना देखोगे उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन है आइसोथर्म्स का। उसके कारण देखते हैं पहले। देखिए, डेविएशन इज मोर प्रोनाउंस्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों प्रोनाउंस्ड है? स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अलग है। लैंड जो होता है वो जल्दी हीट भी होता है, जल्दा ठंडा भी हो जाता है, रेडिएट कर देता है। ओशन हीट होने में भी टाइम लगाता है और हीट डिसिपेट करने में भी समय लगाता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द लैंड सरफेस जो प्रेजेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि लैंड आ गया, फिर ओशन, फिर लैंड, फिर ओशन, फिर इस वजह से क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर जो किस रीजन का होगा वो बहुत वेरी करेगा। लैंड ज्यादा है, यहां पे लैंड कम है, इस वजह से आपको ये लाइनें सीधी नजर आ रही हैं। यहां पे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि लैंड सरफेस ज्यादा है। क्लियर? एक चीज। नेक्स्ट, आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन ड्यू टू द प्रेजेंस। अब देखो, सवाल बोला था क्योंकि ओशंस की तरफ नॉर्दर्न वर्ड्स क्यों डिविएट हो रहे हैं, इसका रीजन है आपके ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट्स लाइक गल्फ स्ट्रीम होती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर हो जाती है। ये करंट्स जो गर्म पानी इक्वेटोरियल रीजन से लेके ऊपर चला जाते हैं, इस वजह से ये जो 0 डिग्री है, अब देखो 0 डिग्री कितना ऊपर तक जा रखा है, आइसलैंड को क्रॉस कर रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। तो इस वजह से आप जानते हो यहां पर भी जो है आइस फ्री होता है ये इलाका, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये इतने ऊपर वाली लैटिट्यूड में है। दैट इज वाई सी प्रेजेंस ऑफ वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक, यहां पे स्पेसिफिकली क्योंकि अटलांटिक ओशन मेजर डाइवर्जन या का इलाका है, यहां पे ऊपर की तरफ है। अब कॉन्टिनेंट्स में तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर होगा इंसुलेशन के बेसिस में फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां पे ऊपर खिंचा है तो वापस इट हैज टू कम डाउन। नेक्स्ट चीज देख लीजिए, ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीज शार्पली एंड आइसोथर्म बेंड साउथवर्ड इन यूरोप। अब देखो, जैसे ही ये 0 डिग्री यहां पर आए, यहां पे 0 डिग्री होगा क्योंकि लैंड में तो जल्दी ठंडी हो गई, वो बहुत जल्दी ठंडा हो रखा है, तो एकदम नीचे मूव कर जाएगा वो, मूव। सो दैट मींस इट इज लुकिंग लाइक इट इज बेंडिंग साउथवर्ड। ये चीज है मेजर चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफेक्ट ऑफ ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दस आइसोथर्म्स आर मोर और लेस पैरेलल। सदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस मेजरली आपके हैं और ओशंस में एक यूनिफॉर्मिटी है। अब लैंड इतना नहीं है तो इस वजह से आपको आइसोथर्म्स इतने ऊपर नीचे नहीं मिलते। क्लियर? चलिए, अब आता है जुलाई। जुलाई में आप रियलाइज करेंगे, देखिए एक तरीके से थोड़ा बहुत ज्यादा पैरेलल है विद रिस्पेक्ट टू द लैटिट्यूड्स यहां पे, और नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ऑब्वियसली ड्यू टू लैंड की वजह से थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे तो होता है, बट ओवरऑल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप रियलाइज करते हो ज्यादा हीट मिल रही है। ठीक है, हीट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली हीट होती है, तो ये रीजन ओवरऑल ही हीटेड है, तो इस वजह से आपको लगभग ज्यादा डाइवर्जेंस इतना नजर नहीं आता। इसी वजह से जनवरी में ज्यादा आता है, क्योंकि जुलाई के टाइम में ऑलरेडी लैंड भी हीटेड है, ओशन करंट्स भी मूव कर रहे होंगे, तो डाइवर्जेंस जो हो रहा था जनवरी में उतना नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जनवरी के टाइम पे लैंड बहुत ठंडा है, बट ओशन करंट्स जो है गर्म हो तो ऊपर मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से डाइवर्जेंस ज्यादा था या डिविएशन ज्यादा था, यहां पे नहीं है। सिंपली इन जुलाई आइसोथर्म जनरली रन पैरेलल टू दी लैटिट्यूड्स, इतना आपको पता होना चाहिए। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, हम इस चीज को डिटेल में और आगे जाएंगे। ये ट्रॉपिकल जोन बोली जाती है, बहुत पुरानी कन्वेंशन है, हम बचपन में भी पढ़ते थे, अब तो आगे नई नई चीजें हमने और पढ़ ली हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये इक्वेटर 0 डिग्री, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में इसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है, जहां पे आप जानते हैं कि ज्यादा गर्मी वगैरह होती है। उसके ऊपर
23.5 नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल जो कि 65.5 है, इसके बीच में टेम्परेट जोन, थोड़ा सा और ठंडा इलाका आ जाता है। और आर्टिक सर्कल से ये रीजन जो कि बहुत ही ठंडा इलाका एक्सट्रीम है, जो कि पोलर जोन आ जाता है। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। तो दिस इज अगेन व्हाट इज इट? इट इज द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सो दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे बेसिक्स पढ़ाए हैं एटमॉस्फेयर के, इंसुलेशन, टेम्परेचर वगैरह। आगे टॉपिक में हम और जाएंगे जिसमें हम टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ेंगे, ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाए टॉपिक में। जब मैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंट फॉर्मेशन वगैरह सारा कराऊंगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स वगैरह जिसको आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, इंडियन डायपोल वगैरह, पॉजिटिव नेगेटिव, एमजे ऑसिलेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, विल बी कवरिंग एवरीथिंग। याद रखिएगा, जितनी वीडियोस आपको आ रही हैं, अगर उसको ठीक तरह से पढ़ लोगे, आपकी चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट ऑल्सो। आप खुद देख लीजिएगा फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन। आई हैव कवर्ड द एनसीईआरटी एज वेल एज द स्टैंडर्ड बुक, सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। प्लीज रिमेंबर, इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है। अगर आप बोले तो हम लोग और पीएचडी वाले लेवल चीजें करा दे, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिविल सर्विसेज इज नॉट एन एकेडमिक एग्जामिनेशन, इट इज फॉर योर सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना है आपको। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। बाकी अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। कोई डाउट हो, कैसा लेक्चर लगा, क्या आपको पूछना है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। लेक्चर अच्छा लगा तो विल बी हैप्पी फॉर यू टू कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन एंड टेल अस हाउ यू लाइक द लेक्चर। Let's meet in the next lecture with respect to further advanced concept of climatology. Take care, and the last, as we always say, Jai Hind.